के बाजारों में है आज भरपूर एक्शन, कमजोर शुरुआत, उसके बाद रिकवरी और रिकवरी के बाद हल्की मुनाफा वसूली। अकेला रिलायंस से मजबूत, बाकी बाजारों में है मुनाफा वसूली का दबाव। तो कौन पड़ेगा भारी, रिलायंस की मजबूती या फिर बाजार की कमजोरी? कैसी रहेगी क्लोजिंग और क्या करें तैयारी कल की एक्सपायरी की, इस पर रहेगा खास फोकस। और साथ ही 3 बजे होगी कैबिनेट की बैठक के बाद प्रकाश जावड़ेकर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। तो ढेर सारा एक्शन है अगले 1.5 घंटे में, तैयार हो जाइए हमारे साथ। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, आपसे बाजार की भी बातें करनी है और जिस तरह का एक्शन निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर आ रहा है, क्योंकि निफ्टी वैसे तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पर रिलायंस निकाल दीजिए, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स थोड़ा पॉजिटिव अभी भी ट्रेड कर रहा है सर। तो वो बात करें उससे पहले सर ये बता दीजिए कि इस समय की बाजार की बड़ी बातें क्या है। देखिए, बाजार में उतार चढ़ाव है आज के सेशन में, और मजबूत भी हुआ, कमजोर भी हुआ। शुरुआत कमजोरी के साथ, उसके बाद मजबूती हुई। दिन के हाई पॉइंट के आसपास भी पहुंचे, 9166 का हाई बनाया, लेकिन अभी वापस वहां से 50 पॉइंट नीचे आया है बाजार। 19,300 के करीब है इस वक्त, 19,400 के करीब है बैंक निफ्टी। निफ्टी मजबूती के साथ 150 पॉइंट ऊपर है। सेंसेक्स में 570 अंकों की मजबूती है, लेकिन बैंक निफ्टी लगभग 40 अंक कमजोर है। ऑटो, आईटी और एफएमसीजी शेयरों में तेजी होती हुई दिख रही है। इंडेक्स ये सारे 1.5% मजबूत हुए हैं, लेकिन सरकारी बैंकों में बिकवाली है। इंडेक्स 2% नीचे है। कच्चे तेल में 11% की गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड $17 के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है, और रुपया फिर से रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। अभी 76-70 का लेवल है, लेकिन 76-91 का इंट्राडे में लोएस्ट लेवल भी हमने बनाया है। तो ढेर सारा एक्शन है आज के सेशन में बाजार में। ये है आखिरी 1.5 घंटे में जाने से पहले दीप बाजार का हाल। बिल्कुल अनिल जी, और बाजार पर आपसे मेरा एक सवाल है। जैसे कि हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी थोड़े रिकवरी कर रहा है, वापस पॉजिटिव टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहा है। सुबह से ये जो 19,500 की हर्डल है वो थोड़ी बैंक निफ्टी से क्रॉस नहीं हो रही है। पर सर, रिलायंस ने तो आज निफ्टी को संभाला हुआ है, पर निफ्टी की ब्रेथ वैसे अच्छी लग रही है, क्योंकि लगभग 38 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं, 12 स्टॉक्स नेगेटिव हैं। तो कहीं ना कहीं बाजार थोड़ी मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहा है। वैसी मजबूती बैंक से उतना बड़ा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। पर सर बिल्कुल दीप, दो तरफ से आप बाजार को देखिए। एक तरफ रिलायंस है और दूसरी तरफ सारे फाइनेंशियल्स हैं। फाइनेंशियल्स अपनी कोशिश में है कि बाजार बहुत बढ़े ना, लेकिन रिलायंस अकेला 13% 12% मजबूत होकर अब 10% मजबूत है, ये खींचने की कोशिश करा। बात साफ है। देखिए, एक चीज क्लियर है, और वो ये कि वेटेज चूंकि अब रिलायंस का ज्यादा है निफ्टी पर, उस लिहाज से रिलायंस मजबूत होकर आगे आता हुआ दिख रहा है। लेकिन पिछले 1.5 घंटे में, और स्पेशली फर्स्ट हाफ की कमजोरी के बाद, एक जो इंटरेस्टिंग और बढ़िया बात हुई दीप, वो ये कि धीमे धीमे पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। पहले सिर्फ और सिर्फ रिलायंस की वजह से बाजार टिका हुआ था, लेकिन उसके बाद अब जब बाजार में मजबूती आई तो कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो मजबूती दे रहे हैं। मसलन देखिए, जी एंटरटेनमेंट 13% मजबूत है, एशियन पेंट्स 4% मजबूत है, नेस्ले, हीरो मोटोकॉर्प, कुछ और ऑटो शेयरों में अच्छी रफ्तार बनी है। हीरो, बजाज, महिंद्रा, मारुति, ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब वो है ना, सिर्फ और सिर्फ रिलायंस वाली बात नहीं रही। रिलायंस की लीडरशिप है, लेकिन बाकी स्टॉक भी मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। ये बाजार की सेहत के लिए अच्छा है, एक बात। दूसरी बात ये कि आप सिर्फ ये मत देखिए हम मजबूत हुए हैं। अल्टीमेटली आप डाउ फ्यूचर्स भी देखिए, उससे आपको आइडिया लगेगा। निचले स्तरों से डाउ फ्यूचर्स भी रिकवर होकर अच्छी मजबूती के साथ हरे निशान में आते हुए दिखे हैं। तो करेंसी मार्केट की कमजोरी को नजरअंदाज करके हम इस वक्त मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। करेंसी मार्केट तो बंद हो भी चुके हैं, 76-84 के मुकाबले में 76-67 पे बंद हुए। इनफैक्ट मजबूती के साथ बंद हो गए। वो अलग बात है कि इंट्राडे में हम काफी कमजोर हुए थे, लेकिन अभी मजबूती के साथ बंद हुए हैं। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं कि जो रिकवरी आई है सेकंड हाफ में, उसकी ज्यादा क्रेडिट आपको अमेरिका को देनी होगी। ठीक है, पूरी की पूरी 250 पॉइंट की जो रिकवरी और तेजी और निचले स्तरों से रिकवरी डाउ फ्यूचर्स में आई दीप, इसका कमाल है। बिल्कुल अनिल जी, इसका कमाल है। आने वाला 1.5 घंटा बहुत एक्साइटिंग होगा। सर, एक और सवाल छोटा सा आपसे पूछना था। कल वायदा कारोबार की वीकली एक्सपायरी, और एक तरह से माना जाता है काफी समय बाद सर, एक तो पूरा हफ्ता मिला है, पूरे 5 दिन मिले हैं इस एक्सपायरी में ट्रेडिंग के लिए, और दूसरी यूजुअली माना जाता है कि अगर पॉजिटिव स्टार्ट हो पहले दिन वीकली एक्सपायरी की, तो पॉजिटिव ही क्लोजिंग होती है। तो एक दिन पहले अगर मैं पूछना चाहूं तो क्या वैसे ही संकेत आ रहे हैं कि इस बार की वीकली एक्सपायरी पॉजिटिव होती हुई दिख सकती है? लेकिन इस हफ्ते हुआ क्या है, सोम मंगल बुध तीनों दिन तो ट्रेंड अलग रहा है।
सोमवार को मजबूती का, मंगलवार को कमजोरी का, बुधवार को कमजोरी मजबूती दोनों है। तो ट्रेंड एक ही ट्रेंड है इस वक्त बाजार में दीप, और वो है ट्रेंड वोलेटाइल ट्रेड का, उतार चढ़ाव वाले ट्रेड का, कि वोलेटिलिटी है और शायद रहेगी भी। तो ऐसा लग रहा है 8,900 के नीचे जाने को तैयार नहीं है निफ्टी, और शायद 9,300 के ऊपर भी एक्सपायरी ना करें, 9,325 जितना। तो बेसिकली रेंज में है, थोड़ा सा हो सकता है रेंज को आप ऊपर कर लेंगे, आज थोड़ा सा बेहतर हो जाए, ग्लोबल मार्केट्स मजबूत दिख रहे हैं, तो 9,000-9,400 तक की रेंज बन सकती है। लेकिन बहुत कमजोर एक्सपायरी होगी वो भी अब नहीं दिख रहा है, क्योंकि 9,000 के नीचे टिका नहीं। आज बहुत मजबूत एक्सपायरी होगी, वो भी थोड़ा सा 3 दिनों की एफआईएस की बिकवाली का दबाव है, आज का आंकड़ा देखना होगा। हाँ, लेकिन अगर आज अमेरिका मजबूत हो जाए और साथ ही अमेरिका की मजबूती के साथ अगर आप ये देखें कि आज एफआईएस की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा जाए, तो कल एक्सपायरी मजबूत हो सकती है। लेकिन एक चीज और है जो 3 बजे होने वाली है, प्रकाश जावड़ेकर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और हमारी एक्सक्लूसिव खबर यही बता रही है आज किसी तरह का कोई पैकेज आने की संभावना कम है, नहीं के बराबर है। तो वो भी एक इवेंट है जिस पर नजर रखनी है। बिल्कुल, तो बहुत सारे इवेंट्स हैं जिन पर नजर रखनी है, बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, अनिल जी ने बताए। कुछ और ट्रिगर्स जिनकी बाजार पर नजर है जान लेते हैं। मानसी हमारे साथ जुड़ रही है, बताइए मानसी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, नतीजों के लिहाज से तो आज एक ही कंपनी है कैश सेगमेंट में, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, जिसके नतीजे आने वाले हैं। लेकिन अभी अभी अनिल जी बता रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट की बैठक हो गई है, और इसके ठीक बाद 3 बजे जो कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इस पर एक बार हमारी नजर होगी। कल वीकली एक्सपायरी तो है ही, लेकिन इसके अलावा निफ्टी स्पेस में भारतीय इंफ्राटेल के नतीजे आने वाले हैं। माना ही जा रहा है कि बाजार बंद होने के बाद कंपनी अपने नतीजे पेश कर सकती है। कैश में एलेम्बिक, फार्मा, महिंद्रा, सीआई जैसी कंपनियों के नतीजे कल से दिन आते हुए दिखेंगे, और उससे ठीक पहले हम देख रहे हैं कि इन तीनों स्टॉक्स में मूवमेंट भी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। शुक्रवार के दिन की अगर बात करें नतीजों के लिहाज से, माइंट्री के लिए दिन बड़ा होगा, क्योंकि बाजार बंद होने के बाद माइंट्री के नतीजे वायदा बाजार में आते हुए शुक्रवार के दिन दिखेंगे। और इसके अलावा भारतीय इंफ्राटेल और इंडस टावर मर्जर की डेडलाइन भी शुक्रवार की, आपको बता दें कि 24 तारीख डेडलाइन है। इस डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया था, और अब 24 जो है अब लास्ट डेडलाइन है। और माना यह जा रहा है कि कोरोना की वजह से दोनों ही कंपनियों के कारोबार पर असर तो पड़ता दिख ही रहा है, लेकिन इस मर्जर पर फैसला क्या आता है ये देखना काफी जरूरी होगा। ओके, तो बहुत सारे ऐसे अहम ट्रिगर्स हैं जिनके बारे में बात करनी है। हमारे गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम अपने गेस्ट के पास जाएं उससे पहले एक बार देवांशी से भी बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर रिएक्ट कर रहे हैं मार्केट्स खुलने के बाद। बताइए देवांशी। बिल्कुल दीपांशु, आज सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक, इस पर नजर रखिए। आज कंपनी की बोर्ड की बैठक थी जहां पे फंड रेजिंग पर चर्चा हुई थी, और यहां आप देखिए बोर्ड ने फंड जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को मंजूरी मिली है, करीब 6.5 करोड़ शेयर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर और QIP के जरिए अलॉट किए जाएंगे और फंड रेज किया जाएगा। L&T, इस पर नजर कीजिए। आज फिर एक बार कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, 1000 से 2500 करोड़ के बीच के रेंज का ये ऑर्डर मिला। लगातार कंपनी को ऑर्डर्स मिलते हुए दिख रहे हैं। टाटा स्टील, सबसे पहले तो NCTs के जरिए कंपनी 510 करोड़ रुपए जुटाएगी, और साथ ही इनका चौथी तिमाही का बिजनेस अपडेट आया है, जिसमें उनका ये कहना है कि सबसे पहले तो जो बिक्री है इस तिमाही में सीक्वेंशियल बेसिस पे, यानी कि तीसरे तिमाही के कंपैरिजन में देखें तो 17% तक की गिरावट हमने देखी है। उत्पादन इस तिमाही में करीब 6% तक बढ़ता हुआ दिखा है, और साथ ही आप देखिए जो यूटिलाइजेशन लेवल्स हैं फिलहाल लॉकडाउन के चलते 70% तक आते हुए दिख रहे हैं, कम हुए हैं। और साथ ही NIIT लिमिटेड, ये स्टॉक पर नजर कीजिए। अमेरिकी की एक कंपनी एडटेक, इसके साथ कंपनी ने करार किया है ऑनलाइन कोर्सेज के लिए, ये 5 साल के लिए कंपनी ने करार किया। और साथ ही बड़े सौदों में आज UPL और इंडियन होटल्स फोकस में है। UPL में 12.5 लाख शेयरों के सौदे हुए, 340 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। इंडियन होटल्स में 26 लाख शेयरों के आज सौदे हुए, करीब 78 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर। ओके, तो ये है वो तमाम खबरें जिन पर आज रहेगा एक्शन। इन खबरों के दम पर ऑलरेडी आज बाजार खुलने के बाद जो आएंगे। आइए शुरुआत करें हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, और सबसे पहले शुरुआत में बिगुल के लिए तैयार हैं कुणाल जी और राकेश जी। चार्ट कॉर्नर का बिगुल उन दोनों के लिए। कुणाल जी, राकेश जी, बताइए। अनिल जी, खरीदारी की राय है हमारी पेट्रोनेट LNG पर। बेहद ही अनिल जी खूबसूरत टेक्निकल रुझान है, क्लियर रिवर्सल है,
और ये स्टॉक एक अच्छी खासी बड़ी तेजी 12 से 13 रुपए की अनिल जी इजीली तेजी दिखाने का दमखम रखता है। तो पेट्रोनेट एलएनजी को मिस नहीं करना है, खरीदना है। ओवर टू कुणाल जी। अरे जी देखिए, बहुत ही क्लियर चार्ट ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल डेली चार्ट पर बना है जिसका ब्रेकआउट अभी अभी आता हुआ नजर आ रहा है। बड़े वॉल्यूम हुए हैं और लगभग 6% के ओपन इंटरेस्ट का इजाफा है। तो इन स्तरों पर पेट्रोनेट एलएनजी को बाय करके चलें। हमारी राय में इसमें एक स्टॉप लॉस रखें 220 रुपये 25 पैसे पर 220.25 पर स्टॉप लॉस रखना है। ऊपर पहला टारगेट 230 रुपये का, दूसरा टारगेट 235 रुपये का होगा। तो 230-235 के लिए पेट्रोनेट एलएनजी में खरीदारी की राय है। ओके, पेट्रोनेट एलएनजी खरीदने 224-225 के आसपास यही लेवल चल रहा है, यहां पर कर सकते हैं आप तेजी। बेहतरीन पैटर्न है। 230 से 235 के टारगेट के लिए तेजी करने का रखते हैं इरादा कुणाल जी और राकेश जी। इरादा रखते हैं खरीदारी का या बिकवाली का, ये तो पता नहीं, लेकिन इरादा रखते जरूर है। और वो रखते हैं किरण जी भी। किरण जी से ही पूछ लेते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। बजाते हैं बिगुल किरण जी के लिए बीटीएसटी का। बताएं किरण जी। अनिल जी, मेरा भी स्टॉक पेट्रोनेट एलएनजी है और अभी अभी ब्रेकआउट दिया है। बहुत ही शानदार ब्रेकआउट है। कुणाल जी ने बहुत छोटा टारगेट दिया है। जो चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है वो 240 के ऊपर के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए, ऐसा पैटर्न है। इसके दो कारण है। 240 के जो डेरिवेटिव डेटा के जो नंबर्स देखने को मिल रहे हैं उसमें अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। जिसने 240 में शॉर्ट किया है वो डर के मारे 250 के लेवल्स पे जाके जा रहा है। तो मेरा मानना है कि बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। आपका अभी स्टॉप लॉस 222 का रखना चाहिए और टारगेट्स के लिए मैं 240 के पहले के टारगेट्स दूंगा ही नहीं। ओके, अग्रेसिव टारगेट आते हुए किरण जी की तरफ से 240 का और कुणाल जी राकेश जी की तरफ से 230-235 के। तो पेट्रोनेट एलएनजी को खरीदना है, ये एक कंसेंसस कॉल आ रहा है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। आइए कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करें। तो सिमी जी, एक स्टॉक है कल भी बहुत एक्टिव था, आज भी बहुत एक्टिव है और आने वाले दिनों में इस पे खबरें भी बहुत है, नतीजे भी हैं और भारतीय इंफ्राटेल और इंडस टावर की मर्जर डील भी आ रही है। तो भारतीय इंफ्राटेल पर सिमी जी क्या करना चाहिए, जिस तरह का मूवमेंट आ रहा है लगातार 2 दिनों के लिए? दीपांशु, मुझे लगता है कि भारतीय इंफ्राटेल को भी खरीद कर जाना चाहिए। ये स्टॉक 180 तक जाने का पूरा कोशिश कर सकता है। करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा और मुझे जो पोजिशनल टारगेट देखने को मिल रहा है 177 से 180 का, बिल्कुल खरीद कर चलना चाहिए। लगे हाथ दीपांशु, मैं भी एक बीटीएसटी कॉल देना चाहूंगी अगर इजाजत हो तो। बिल्कुल 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 सिमी जी, बिगुल बजाया जाए सिमी जी के लिए बीटीएसटी का। बताइए सिमी जी। या दीपांशु, बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक में वापस से एक डे हाई बनाया है एचडीएफसी बैंक। मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पर खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा वाइड होगा, डे लो के नीचे होगा, क्योंकि मैं जो टारगेट रखने वाली हूँ वो 950 से 960 का होगा, वो मिनिमम टारगेट है। इस बात तो एचडीएफसी बैंक को ही खरीद कर चलना पड़ेगा। लास्ट टाइम मैंने ऑन हैंड एचडीएफसी बैंक को शॉर्ट करने के लिए सजेशन दिया था, उसके बाद से तो ये ऊपर ही चला गया था, पर दोबारा मौका मिल रहा है छोटा लोअर लेवल्स पर, इसलिए मैं करंट लेवल पर खरीदने का सलाह दे रही हूँ। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा, डे लो के नीचे 955 से 960 का मिनिमम टारगेट इसमें एक्सपेक्टेड है और बहुत ही शॉर्ट टर्म में हो सकता है, कल तक आ जाएगा ये टारगेट। सिमी जी, डे लो बोले तो लेवल क्या निकल के आ रहा है आपका? डे लो स्पॉट लेवल 907 है। मैं 924 पर खरीदने का सलाह दे रही थी स्पॉट लेवल पर। अभी 928.50 का हाई बन चुका है, वो भी डे हाई है। तो मुझे लगता है कि इसमें अभी मोमेंटम आ रहा है। 955 और 960 ये 2 टारगेट के लिए एचडीएफसी बैंक को खरीदने का सलाह था। ओके, और बैंक निफ्टी भी हमने देखा है वापस पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है। 19,500 के ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहा है इस समय बैंक निफ्टी। देखते हैं कि होल्ड कर पाता है कि नहीं, कि बट जरूर पार्टिसिपेशन आपको मिल रहा है कुछ दिग्गज फाइनेंशियल स्टॉक से, जिसकी बात कर रही थी सिमी जी। एचडीएफसी बैंक उसके सबसे आगे है आपको। एसबीआई और कोटक बैंक दोनों में ही इस समय आपको खरीदारी भी दिख रही है। तो बाजार का मोमेंटम वापस बढ़ता हुआ दिख रहा है। बजाज फाइनेंस भी वापस पॉजिटिव टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहा है। तो एक बार फिर से खरीदारी का दौर आ रहा है और 9150 पर आपको निफ्टी भी इस समय दिखेगा।
नेस्ले, कुणाल जी, ये एक पिक रही है आपकी भी और बाकी एक्सपर्ट्स ने भी बात करी है। इस समय अच्छा सपोर्ट ये भी बाजार को दे रहा है 17,600 के ऊपर। नेस्ले का स्ट्रक्चर कैसा है सर? देखिए, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर है दीपांशु। लगातार ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। 2 दिन का करेक्शन आया और उसके बाद वापस आज तेजी बनते हुए दिख रही है। लेकिन अगर एफएमसीजी का आज स्टार परफॉर्मर देखें दीपांशु, तो मेरी राय में कोलगेट होना चाहिए। हैंड्स डाउन 1500 से ऊपर अब ट्रेड कर रहा है। जिस तरह का स्ट्रक्चर है, कोलगेट पामोलिव कमाल का रिजल्ट, कमाल का परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और नेस्ले भी पीछे नहीं है। मुझे लगता है दोनों स्टॉक्स के चार्ट बहुत ही मजबूत हैं और जिन्होंने भी लॉन्ग पोजिशन सुन करके लिया है, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ओके, तो दोनों ही चार्ट बहुत स्ट्रांग है, नेस्ले हो या फिर आपके लिए हो कोलगेट पामोलिव, जो आज सुबह रेकमेंड भी किया था। कुणाल जी ने भी इसके बारे में बात करी थी, वहां पर भी हमने देखा अच्छा मूव आया। और फिर वागले जी ने भी BTST कॉल दिया था, वहां पर भी अच्छा मूव आते हुए दिखा। वागले जी, आपने एक और कॉल दिया था सेंचुरी टेक्सटाइल्स पर, बिकवाली की राय दी थी आपने सर। 278 का आपने टारगेट दिया था। स्टॉक में काफी तेज गिरावट भी आई और उस लेवल के आसपास आया भी स्टॉक, 280 के आसपास आया भी। एक रिवीजन करना है कोई इस कॉल पर सर? स्टॉप लॉस टारगेट को चेंज करना चाहिए सेंचुरी टेक्सटाइल्स? आफ्टरनून दीपांशु, नहीं, मेरा मानना है कि ये 280 275 तक जाना चाहिए, बट शायद मेरे हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था मॉर्निंग में, तो मतलब मेरा कॉल तो क्लोज हो गया। लेकिन मुझे अभी भी इसमें वीकनेस दिखाई देता है। 275 277 तक के लेवल्स आने चाहिए ऑन द डाउन साइड। ओके, तो फिर एक फ्रेश ट्रेड ले सकते हैं या फिर और देख सकते हैं। गिरावट जरूर आपको आती हुई दिखेगी जहां तक सवाल है सेंचुरी टेक्सटाइल्स का। एक्सिस बैंक, सिमी जी, अभी आपने HDFC बैंक की बात करी, एक्सिस बैंक में भी एक स्पाइक आता हुआ दिख रहा है, 1.5% ऊपर है, ये भी पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया 425 पर। कैसा लग रहा है आपको एक्सिस बैंक? इनफैक्ट दीपांशु, सुबह से एक्सिस बैंक में थोड़ा सा मूवमेंट है, लोअर लेवल से काफी अच्छा रिकवरी दिखा चुका है, पर मुझे इसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ ही खरीदने का सलाह दे रही हूँ। मुझे इसमें एक रिकवरी का सिग्नल नजर में आ रहा है, तो मुझे लगता है कि 434 तक ये स्टॉक इजीली जा सकता है, पर 434 का टारगेट के लिए इसमें स्टॉप लॉस 418 का ही होगा। 424.25 के आसपास स्पॉट लेवल ट्रेड कर रहा है। 418 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा अगर कोई मेरा व्यू सुन के खरीद रहा है यहाँ पे, और टारगेट 434 तक आना चाहिए। वो हो सकता है आज ही का ट्रेडिंग सेशन में आ जाए। आज ही के ट्रेडिंग सेशन में आ सकता है, तो एक्सिस बैंक पर और खरीदारी की राय आ रही है और टारगेट्स इस पर आते हुए आपको दिख रहे हैं और मूवमेंट भी आपको बढ़िया दिखेगा जहां तक एक्सिस बैंक का सवाल है। तो नजर रखिए इस स्टॉक पर, बढ़िया एक्शन हो रहा है। आशीष कुकरेजा साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष जी, गुड आफ्टरनून। बाजार पर इस समय क्या रहा है सर? एक होप ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है कि शायद कुछ स्टिमुलस का पैकेज आ जाए, या फिर जो ग्लोबल एक रैली चल रही है उसमें भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा है, और अगर ये शॉर्ट कवरिंग रैली है तो कितनी और चल सकती है? देखिए, आपने तो बाजार वहां पे लाके खड़ा कर दिया जहां पे फिर वही दुविधा है, ना बेचते बनेगा ना लेते बनेगा। यही सिचुएशन हो जाएगी। अब आप दोनों आपने सिनेरियोज बिल्डअप किए हैं, तो उस पर बात कर लेते हैं। बाकी कौन कह सकता है क्या होगा ऐसी सिचुएशन में। अगर तो पैकेज आया तो चलो जी, 150-200 पॉइंट बड़ा निफ्टी और बेचना है। मैं तो साफ साफ वही बात रखना चाहूंगा। और अच्छा पैकेज आएगा, 500 पॉइंट निफ्टी बढ़ जाएगा तो और बेचना है। बेचने का मतलब ये नहीं, मैं यहाँ पे ट्रेडिंग की पर्सपेक्टिव से नहीं आता हूँ। अगर जहां जहां आप थोड़ी सी और लिक्विडिटी अपने पोर्टफोलियो में इकट्ठी कर सकते हैं, जरूर करनी चाहिए। उसका कारण साफ साफ एक ही है। देखिए, एक सेइंग थी वॉरेन बफे की, अगर आपने सुनी हो, बहुत फेमस सेइंग है, जब टाइड, व्हेन द टाइड गोज देन वी गेट टू नो हु इज नेकेड, राइट? सो अभी तो टाइड नीचे उतरने के बाद मालूम पड़ेगा कि कहाँ पे क्या कौन नेकेड है। तो उस हिसाब से जरूर आपको शॉर्ट कवरिंग अगर आप बात कर रहे हैं, तो जैसे भी आप देख ही रहा हूं मैं बात कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल्स में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि बेचा ही उधर हुआ है सबने, तो आपको कवरिंग भी वहीं पर आएगी। लेकिन जो कोविड के बाद की प्लेबुक है, शायद वहां फाइनेंशियल्स परफॉर्म नहीं करेंगे, तो वो एक डिफरेंट टॉपिक है, कभी और उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन शॉर्ट कवरिंग में तो फाइनेंशियल्स ही परफॉर्म करेंगे। तो चलिए, आशीष जी साफ कह रहे हैं कि अभी पता नहीं क्या होगा, लेकिन आशीष जी, भले आपको डायरेक्शन के बारे में वो पूरा पता ना हो, लेकिन एक चीज की मैं तारीफ करूंगा, और वो आपकी ईमानदारी की। कई बार क्या होता है कि नहीं पता हो तो है ना, वो
मतलब है ना, नहीं मालूम हो तो उसको बताने में लोग ज्यादा टाइम लगा देते हैं, जो मालूम हो तो वो जल्दी से बता देते हैं कि ये है। तो इसलिए आपने एकदम साफ साफ जो दिल में है वो बता दिया, रख दिया कि भाई ये सिचुएशन है अभी की। अच्छा, जो पैकेज की बात आप कर रहे थे, वो पैकेज तो आज नहीं आ रहा, अब क्या करना बताइए। अनिल जी देखिए, अभी पैकेज में भी ना आप ये समझ लीजिए कि बात वही चल रही है कि वो बड़े वाला छोटे वाले दो सब सारा एमएसएमई वाला आया तो एक तरह का रिएक्शन एक्सपेक्ट कर लीजिए। और फिर चाहिए जो चाहिए वो इस समय जरूर उसकी कोई साइन नहीं दिख रहे हैं किसी भी तरीके से। सो मैं तो यही मानता हूं कि जैसे मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा, मेरा अप्रोच तो वही है। मैंने आपको मैं पर्सनली बोलना चाहूं तो मैंने अपना पोर्टफोलियो में जो मेरे इन्वेस्टमेंट वाले कुछ स्टॉक्स रहे, मैंने जरूर उनको ये तेजी में हल्का किया, बहुत क्वालिटी वाले स्टॉक्स रहे। ये मेरा ओपिनियन है। मुझे लगता है कि अगर कोई भी पैकेज आता है और यहाँ से मार्केट जाता है तो आपको थोड़ा सा मौका ढूंढना चाहिए। अगर कोई डायरेक्ट ट्रांसफर जैसा कोई बात आ गई तो प्रोबेबली थोड़ा मार्केट और ज्यादा एग्रेसिव रिएक्शन देगा। अदरवाइज जैसे अभी पूछ रहे थे 9400 9500 इज द मैक्सिमम आई कुड सी, दैट टू ऑफ 2 डिफरेंट पैकेजेस कम विद इन दिस 1 वीक। तो ये है आपके लिए इस वक्त राय बाजार पर। आइए, बाजार इस बीच मजबूत होकर दिन के हाई पॉइंट की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। 19,600 के आसपास है बैंक निफ्टी और 180 अंक मजबूत है निफ्टी भी, दिन के हाई पॉइंट पर है। और 2:30 बजे 2 बढ़िया काम होने वाले, 2 तो नहीं, एक तो पक्का ही बढ़िया काम होगा और एक बढ़िया काम में 2 बढ़िया काम होंगे। वो है संजीव भसीन साहब आएंगे, ये बढ़िया काम है। और 2 बढ़िया काम उसमें है कि उनकी 2 बढ़िया स्ट्रेटेजी आएगी। लेकिन इसके साथ साथ 2:30 बजे मेरे भी डेटा तैयार है दीप, आज मैंने जल्दी तैयार कर लिया, तो अभी आप शार्प 2:30 बजे आप स्ट्रेटेजी भी ले पाएंगे और भसीन साहब से बात भी कर पाएंगे। तो ये 2 बढ़िया चीजें होने वाली है आज के सेशन में, भसीन साहब की 2 बेहतरीन पिक्स। आइए अब वो शेयर जो मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो अच्छा, उससे पहले मैं ये बात करूं, सिमी जी मेरा एक सवाल आपसे है। जब मैं वो आशीष जी को पूछ रहा था कि भाई आमतौर पर जब लोगों को नहीं पता होता है तो उन्हें बहुत ज्यादा वक्त लगाना पड़ता है बताने के लिए, क्या आपके साथ ये प्रॉब्लम आमतौर पर फंडामेंटल एक्सपर्ट्स की है? क्या टेक्निकल एक्सपर्ट्स की भी यही प्रॉब्लम है? आप इतना स्माइल दे रही थी उस वक्त। क्योंकि मैं आपके साथ पूरा 100% एग्री करती हूँ ये इस व्यू से। ये सिर्फ फंडामेंटल एनालिस्ट का प्रॉब्लम नहीं है, ये टेक्निकल एनालिस्ट का भी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट जब दीपांशु मुझसे एयरटेल के बारे में पूछ रहा था तब मैंने एयरटेल का भाव नहीं देख रही थी, मैंने सिर्फ चार्ट ओपन करके मैंने कुछ व्यू दे दिया, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस भी नहीं दिया। एकदम आप मेरा उस समय अगर मुझसे कुछ पूछ लेते ना तो मैं आपको वहां पे सेकंड कर देती। एकदम बिल्कुल सही था आपने। जब कुछ याद नहीं रहता है या कुछ देख नहीं रहे हो और मुझे आंसर भी देना पड़ेगा तब ऐसे ही आंसर जाता है जिसमें स्टॉप लॉस नहीं होता है। एक टारगेट देके मैंने छोड़ दिया क्योंकि ये समझ में आ गया, दीपांशु ने पूछा मतलब इसमें आज मोमेंटम है तो बाई साइड में ही दे दो क्योंकि आज मार्केट में भी मोमेंटम आ गया है। एकदम बिल्कुल सही कहा। नहीं बिल्कुल, उसका सिंपल फॉर्मूला ये आशीष जी, मेरा फॉर्मूला ये सिंपल जो नहीं आता ना मैं तो साफ मना करता। दीप मेरे से बहुत सारे सवाल पूछते हैं और मैं सीधा बोल देता हूँ आशीष जी कि मुझे नहीं पता। तो इतना आसान काम है नहीं, तो है ना वो जलेबी बनाने में इतना टाइम लगता है, गोल 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 घुमाते रहो और फिर बाद में पता नहीं रोकना कहाँ है इसको, है ना। अनिल जी, हाल फिलहाल किसी एक इंसान ने इतना इम्पैक्ट छोड़ा है मेरे ऊपर कि लेना नहीं है, तो फिर असर तो पड़ गया हम पे, तो क्या करें। नहीं बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। चलिए, और बाजार इस बीच जो मजबूत हो रहे हैं उसमें अब कुछ स्टॉक ऐसे हैं जहां पर बढ़िया तेजी बन रही है। इसमें से वागले साहब का एक फेवरेट है जस्ट डायल। आमतौर पर शॉर्ट साइड पर फेवरेट आता है लेकिन लॉन्ग साइड पर भी ऐसा नहीं कि नहीं आता। वागले साहब कुछ इंटरेस्टिंग होता दिख रहा है क्योंकि दोनों तरफ प्राइस और वॉल्यूम दोनों का एक्शन बराबर बन रहा है इसमें जस्ट डायल में। अनिल जी, मोमेंटम है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये दोनों तरफ चलता है और ये ट्रेडर्स क्या बोलेंगे डिलाइट है। लेकिन मेरे को अभी ये लेवल पे स्टॉप लॉस में ही बैठ रहा है। अभी 343 के लेवल पे अगर मैं 320 का स्टॉप लॉस दूं तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मेरा इसमें 355 टू 360 तक जाने का व्यू है। या ऑन अ करेक्शन मिलता है 336 338 ये रेंज पे,
तो मैं 330 के नीचे के स्टॉप लॉस से, 6 रुपए के स्टॉप लॉस से फिर 355 360 की बात करूंगा। बट फिलहाल मेरे लिए ट्रेड सेटअप नहीं है, डायरेक्शनली व्यू क्लियर है। ओके, ट्रेडर फेवरेट स्टॉक्स भी एक्शन में आ रहे हैं। 7.5% की तेजी है आपको जस्ट डायल में दिख रही है। फाइनेंशियल स्टॉक्स में अच्छी रिकवरी आ रही है। बाजार तेज चल रहे हैं। अनिल जी 5 मिनट में अपनी स्ट्रैटेजी देंगे और संजीव भसीन जी का स्वागत करने के लिए भी बाजार अब डेज हाई पर आ रहे हैं। तो बहुत सारा एक्शन हो रहा है। एक्शन की बात करेंगे और कुछ जो और ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी रिकवरी आई है या अच्छी रैली आई है पिछले कुछ दिनों में, उस पर फोकस करते हैं। मानसी हमारे साथ है और मानसी ने एक इंटरेस्टिंग रिसर्च करी है। ऐसे स्टॉक्स जो गिरने के बाद अपने लो से लगभग डबल हो गए हैं या फिर ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। बहुत अच्छी गेन्स दी है उन्होंने कुछ हफ्तों में, जहां से अच्छी रैली आई है। मानसी बताइए कौन से ऐसे स्टॉक्स, कहां पर है बाजार का फोकस जहां तक रैली का सवाल है? जी बिल्कुल दीपांशु, काफी इंटरेस्टिंग डेटा निकल कर आया है। पिछले दिनों ही कोरोना वायरस के चलते ही बाजार में काफी उतार चढ़ाव भी हमने देखे और एक समय ऐसा भी आया जब बाजार में भारी गिरावट भी रही। इस समय में जो सारे शेयर्स अपने निचले स्तर पर ट्रेड कर रहे थे, महज 1 महीने के भीतर ही ये शेयर्स जो है बेहतरीन रिटर्न या कह सकते हैं 100% तो उससे भी ज्यादा रिटर्न दिखा रहे हैं। ये लिस्ट जब मैंने निकाली, इसमें सबसे ज्यादा आपको बता दूं कि फार्मा स्टॉक्स या फार्मा इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अप्रैल में फार्मा इंडेक्स में करीब 31% तक का रिटर्न हम देख चुके हैं। जाहिर सी बात है फार्मा, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी सेक्टर्स हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, आउट परफॉर्म भी कर रहे हैं। इसमें एफएमसीजी, केमिकल सेक्टर्स भी शामिल हैं जिनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। अब अगर स्टॉक्स की बात करें, सबसे पहले जीएमएम फॉडलर मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। निचले स्तर 1110 के इसमें देखें और आज की तारीख में अगर हम जिसकी करंट मार्केट प्राइस देखें 3452 के लेवल्स पर 211% का रिटर्न यहाँ पर जीएमएम फॉडलर का स्टॉक देख रहा है। इसके अलावा नवीन फ्लोरिन को देखें आप 570 के निचले स्तरों से 1420 के लेवल्स पर फिलहाल 150% की तेजी स्टॉक दिखा रहा है। केआरबीएल, औरो फार्मा, एबिट इंडिया जैसे स्टॉक्स हैं जो कि करीब 130 से लेकर 150% तक के रिटर्न्स दिखा चुके हैं। और सबसे ज्यादा आप देखिए अदानी ग्रीन जैसे स्टॉक भी है जिसमें 428% का रिटर्न हम देख रहे हैं। फाइन ऑर्गेनिक, ग्राफाइट इंडिया, एचईजी और हेरिटेज फूड्स जैसे शेयर हैं जो कि 100 से लेकर 120% तक के रिटर्न्स दिखा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फार्मा, एफएमसीजी तो हम जानते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल तेजी आने की गुंजाइश है, लेकिन साथ ही कैपिटल गुड्स, ऑटो एंसिलरी, आईटी, फाइनेंशियल, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट और फर्टिलाइजर जैसे सेक्टर्स भी रहे जो कि काफी गिरते बाजारों में भी इन सेक्टर्स ने अपने आप को काफी अच्छी तरीके से संभालने का काम किया है। तो ये 10 से 11 जो स्टॉक्स मैं आपको बता रही हूँ काफी इंटरेस्टिंग है। 100% से भी ऊपर रिटर्न दिखा रहे हैं फिलहाल। ओके, 100% से ऊपर के रिटर्न कई सारे स्टॉक्स में आते हुए दिखे, तो ऐसे देखेंगे तो आपको मजा आएगा। निचले स्तरों से काफी बढ़िया तेजी होती हुई दिखी भी है इन तमाम शेयरों में। आइए, इन्हीं शेयरों में जो सबसे ज्यादा बढ़ने वाले रहे हैं वो है फार्मा और केमिकल। इन्हीं पर एक राय है ना ली जाए आशीष जी से। आशीष जी, क्या अभी भी पैसा लगाने का मौका है 2 सबसे ज्यादा बढ़ने वाले सेक्टर, या अभी इंतजार करें? अनिल जी, आपको अगर ध्यान हो तो लास्ट टाइम हम ये बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो अब रुझान बहुत फेवर में जा रहा है और पिछले हफ्ते में काफी न्यूज फ्लो रहा भी अप्रूवल से रिलेटेड। मुझे लगता है कि वो और आएगा और एक्शन कंटिन्यू रखेगा फार्मा में। देखिए, एक चीज जो समझ में आ रही है कि जब भी कोई ऐसी मार्केट में बड़ी गिरावट हिस्टोरिकली रही तो जो सेक्टरों में अंडर ओनरशिप थी वो जरूर नए लीडर्स बने। और मैं पढ़ रहा था तो आप अगर .com बस से लेके अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस व्हाटएवर अभी आपको वो होता हुआ दिख रहा है। फार्मा की निफ्टी की अगर आप कंपोजिशन देखें तो आपको समझेगा कि ओनरशिप काफी कम है, 3% के आसपास बोली जाती है। तो आप ये समझ लीजिए कि वो एक लीडरशिप वहां पे इमर्ज हो रही है। जरूर थोड़े महंगे हो चले हैं। एक ही चीज है जो थोड़ा इस रैली को डिस्टर्ब कर सकती है। अगर कोई कोविड की इलाज से रिलेटेड कोई दवाई या वैक्सीन की कोई बहुत बड़ी खबर अगर आ जाए तो इट कैन इमीडिएटली टर्न अराउंड द होल रैली, एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म। उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपोज हो जाएंगे फार्मा में तो ध्यान रखिए एक ये फैक्टर है। उसके बियॉन्ड मुझे लगता है कि ये थोड़ी रैली और कंटिन्यू रह सकती है। और बिंदो, डीवीज, रेड्डी, ये सब ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर धीरे धीरे करके जो अप्रूवल्स हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। ये है आपके लिए
राय इस वक्त फार्मा शेयरों पर। आइए एक बिगुल एल्गो ट्रेड के लिए कुणाल जी और राकेश जी के लिए, उसके बाद हम लेंगे 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी। बताएं सर। अनिल जी, तूफानी मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में। भाव चल रहा है 92 रुपए का, 92 हाफ के आसपास खरीदें स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज एल्गो ट्रेड पर। ब्रेकआउट बाय है। ओवर टू राकेश जी। ग्रीन टेक्निकल रुझान है, डेली चार्ट पे भी रिवर्सल है और शॉर्ट टर्म चार्ट पे भी रिवर्सल है और स्टॉक 103 की तरफ जा रहा है। 88 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 97 रुपीज पहला टारगेट है और 103 दूसरा टारगेट है। स्टरलाइट टेक को खरीदने की राय है। ओके, स्टरलाइट ट्रैक पर ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। 97 और 103 ये दो टारगेट्स हैं आपके लिए। और देखिए एक वर्टिकल स्पाइक आया है स्टॉक में। 2:30 बज गए हैं, टाइम है अनिल जी से उनकी स्ट्रैटेजी लेने का। अनिल जी, आज का ग्लोबल सेटअप भी हमारे फेवर में ही है। 300 अंक से ज्यादा आपको डाउ फ्यूचर्स दिखेगा। तो 2 दिन की गिरावट के बाद आज फ्यूचर्स भी एक पॉजिटिव ओपनिंग की बात कर रहे हैं। 325 अंक ऊपर है इस समय डाउ फ्यूचर्स। 1.5% की तेजी वहां पर है। अगर आप यूरोप के बाजार देखें तो सभी बाजारों में अच्छी तेजी दिख रही है। 1 से 1.5% आपको यूरोप के बाजार भी ऊपर दिखेंगे। एशिया के बाजार भी ज्यादातर तेजी के साथ ही बंद हुए। हालांकि जापान के बाजार फिर भी 0.5% गिरे थे, बट बाकी एशियाई बाजारों में भी कम मजबूती थी। और कच्चे तेल में तो खैर काफी उतार चढ़ाव चल ही रहा है। निचले स्तरों से हल्की सी रिकवरी आई थी थोड़ी देर पहले, पर वहां पर भी बिकवाली हुई है। तो कच्चा तेल तो जो कर रहा है वही कर रहा है, पर बाकी ग्लोबल क्यूज काफी पॉजिटिव है सर। बराबर है। तो ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव है और हम पूरी की पूरी तरह से ग्लोबल क्यूज पर ट्रेड कर रहे हैं। और दूसरी बात, हम जिस चीज पर ट्रेड कर रहे हैं वो ये कि अच्छी खबरों पर रिएक्शन ज्यादा, बुरी खबरों पर कम। तो बुरी खबरें इतनी सारी थी हमारे पास में कि ग्लोबल मार्केट्स कमजोर, रुपया कमजोर, एफआईज की 3 दिनों की बिकवाली, कोरोना के आंकड़े खराब, कच्चे तेल में कोहराम, इन सब चीजों के बावजूद गिरे कितना? 9,400 से 8,900 समझ लीजिए, 500 पॉइंट के आसपास का करेक्शन। 8,050, 8,100 से 9,400 तक, यानी कि 1,300 पॉइंट 1,400 पॉइंट की नॉन स्टॉप तेजी बनी। ठीक है, 1,400 पॉइंट की तेजी बनकर अगर आप 400 पॉइंट गिर जाते हैं, 500 पॉइंट गिर जाते हैं तो ठीक है, लगभग आप 35-40% ऊपर से करेक्ट हुए। अब उसके बाद वापस आप बढ़ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। और स्पेशली जब ग्लोबल मार्केट्स आपको सपोर्ट करें, तो आज जो रिकवरी आती हुई देखिए, 2 चीजें आपके लिए अच्छी हो गई आज। एक रिलायंस की डील और दूसरा ग्लोबल मार्केट्स की रिकवरी। जब दोनों ठीक है तो बहुत एक्सेसिव मंदी में रहने का कोई मतलब है नहीं। बाजार इस वक्त हल्का होकर वापस ऊपर जाने को तैयार है। हल्का होने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं दीप, कि आप देखिए कल के सेशन में पुट कॉल रेशियो ऑलरेडी कम होकर आया था, जबकि ये पुट कॉल रेशियो जब भी 1.45 1.50 के आसपास आता है तो मैं कहता हूं कि थोड़ा सा मंदी के मार्केट में ज्यादा है। कल 1.22 हो गया, यानी कि पोजीशन थोड़ी ट्रेडर्स की हल्की भी हुई है। तो अब हल्की पोजीशन में और जब आपको ग्लोबल संकेत ठीक दिख रहे हैं तो आप कर सकते हैं तेजी, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 9,225 नहीं 9,250 ये अगला टारगेट दिख रहा है, यानी कि कितना हुआ, यहां से भी 60-70 पॉइंट की जगह निफ्टी में नजर आ रही है। 9,250 और हुआ तो 9,325। इस 2 टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी चाहिए 9,100 के स्टॉप लॉस के साथ। तो मुझे लगता है कि निफ्टी में ये लिया जा सकता है। और दिन के अंत में आपकी तेजी की पोजीशन को फ्यूचर्स से हटाकर ऑप्शंस में कन्वर्ट करके जरूर जाए। ऑप्शंस के बगैर नहीं करना चाहिए। तो आप है ना थोड़ी जगह नीचे के लिए रखिए। 9,125 आता है तो वहां और ऐड करिए। 9,175 पर अभी लीजिए। 9,250 और 9,325 ये 2 टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी चाहिए। आपका स्टॉप लॉस होगा 9,100 का, ये ध्यान में रखिए। तो ये निफ्टी में आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी में मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है खरीदारी करने के लिए आज से। तो अगर बेचने की बात होगी तो मैं बैंक निफ्टी का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि खरीदने की बात है तो हम निफ्टी का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी निफ्टी लेना है, बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं करना। अब मैं आता हूं डेटा पर, ताकि आपको ये 2:30 बजे के डेटा भी आपको बता दूं कि डेटा क्या कह रहे हैं। डेटा में क्या है, आप एक चीज समझिए, 9,000 के लेवल पर पुट में जो ओपन इंटरेस्ट बना है, वीकली और मंथली दोनों ही सीरीज में 25-25 लाख शेयरों का है, और वीकली में आज 15 लाख शेयरों का बना है। इसका मतलब क्लियर करता है कि 9,000 पे आपने बेस बना दिया, अब आप उसके नीचे जाएंगे नहीं, मजबूत सपोर्ट है। 9,100 आपके लिए थोड़ी रस्साकसी वाला लेवल था, वो भी आपने पार कर लिया। वहां पर भी 11 लाख शेयरों का पुट में ओपन इंटरेस्ट है। अब 9,200 जैसे ही आप करेंगे
पार तो वहां पर शॉर्ट कवरिंग आएगी, और वो इसलिए आएगी 9200 के कॉल ऑप्शन पर 14 लाख शेयर हैं, तो 9200 हल्की रुकावट का लेवल है। 9000 इस वक्त 9200 जैसे ही पार करेंगे 50 पॉइंट आपको चुटकियों में आज भी मिल सकते हैं। बट एक ही दिक्कत है, अभी 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी प्रकाश जावड़ेकर साहब की। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट की बैठक में क्या फैसले लिए हैं, क्या ऐलान किए जाते हैं, उसके दम पर बाजार डायरेक्शन देगा। तो आखिरी आधे घंटे का डायरेक्शन आपको 2 चीजों से लेना है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से, दूसरा अमेरिका के फ्यूचर से। अभी तो कह सकते हैं कि अगर अच्छी खबर आई तो और मजबूती हो जाएगी, और अगर खराब खबर आई या न्यूट्रल खबर भी आई, कैबिनेट की बैठक से कुछ नहीं निकल के आया, तब भी अमेरिका के फ्यूचर्स पर बाजार ज्यादा ट्रेड करेंगे। तो अगर अमेरिकी फ्यूचर कमजोर नहीं होते हैं तो रुझान पॉजिटिव साइड पर ही रखकर चलना चाहिए। तो 9175, 9125 दो जगह खरीदिए, 9100 के स्टॉप लॉस के साथ, 9250, 9325 तक के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी की राय। इस समय निफ्टी पर आप खरीदारी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी पर अनिल बोल रहे हैं कि इस समय ट्रेड थोड़ा अवॉइड करिए जिस तरह की वॉलेटिलिटी है, पर हाँ बाजार बहुत मजबूत है और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर ही अच्छी तेजी आ रही है। निफ्टी 200 अंक ऊपर है, अब 9200 लाने की तैयारी में है, और बैंक निफ्टी भी 250 अंक ऊपर है, 9500 के ऊपर होल्ड कर रहा है इस समय। ये एक अच्छी बात है। तो भरपूर एक्शन आज आपको बाजार में दिखेगा और वैसा ही होता हुआ दिख रहा है इस समय। और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको पार्टिसिपेशन है? एक अमर राजा बैटरीज पर नजर डालिए। अभी थोड़ी देर पहले मैं स्टॉक देख रहा था, एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। इसके आगे जाता है कि नहीं ये बताएंगे किरण जी। किरण जी, अमर राजा का चार्ट देखिए, जिस तरह का एक्शन आ रहा है, और थोड़ा यहाँ पर ट्रेड बन सकता है सर? देखिए दीप, ये स्टॉक आज 505 से लेके 555 तक चला गया है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में फेवरेबल नहीं है, इसलिए मैं इसको अभी बाय करने की सलाह नहीं दूंगा। पर थोड़े से करेक्शन में यानी 445 के करीब अगर मिलता है तो 440 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ बाय करके चलना चाहिए। मुझे लगता है कि वो स्विंग टॉप जो है पिछला, वो एक बार क्रॉस करेगा तो इसमें और मोमेंटम देखने को मिलेगी, और मेरे टारगेट्स फिर करीबन 580 के करीब के रहेंगे। पर करेक्शंस में बाय करने की सलाह है, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं है, तो चार्ट पैटर्न एंड ऑफ डे पे बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। आपके लिए अमर राजा बैटरीज पर आई, बड़ी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा है। आइए बसिन साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो वो देंगे आपको 2 बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक। उससे पहले एक बार हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं, और स्वाति से हम जानने की कोशिश ये करते हैं कि आज जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें क्या किस तरह के फैसले आ रहे हैं, क्या कोई बड़ा इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज जिसकी बातें कल से चल रही है, यानी कि आर्थिक सहायता पैकेज या फिर स्टिमुलस पैकेज, जोश भरने वाला इकोनॉमी में कोई ऐसा पैकेज आने की संभावना है क्या? स्वाति बताइए, क्या आज कोई एक बड़ा पैकेज आने की संभावना दिख रही है? जी नहीं अनिल जी, आज ऐसा कुछ भी नहीं होने की संभावना है, और सूत्र बता रहे हैं इसकी कई वजह है कि सरकार सही वक्त है कोई इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस करने का। जैसा आपको पता है सरकार ऑलरेडी काम कर रही है जरूर इकोनॉमिक पैकेज पे, और वो अनाउंस भी होगा, बट ये वक्त सही नहीं है सरकार के हिसाब से इस पर कोई भी अनाउंसमेंट करना, या किसी भी तौर पे किसी भी तरीके से इस पर एक फाइनल फिगर लेके आना और कहना कि भाई इतना पैकेज जरूरी है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। सूत्र मुझे बता रहे हैं कि एक तो जल्दबाजी नहीं करेगी सरकार यहाँ पर, और उसकी प्राथमिकता इस वक्त यही है कि लॉकडाउन को कितनी जल्द से जल्द खत्म किया जाए, और स्लोली जो आप एक रिकवरी देखेंगे इकोनॉमी में, वो पहले बैठे डिमांड बढ़ना शुरू हो, और उसके बाद ही असेसमेंट करा जाएगा कि इकोनॉमी को कितनी जरूरत है। जहां तक बात है मिनिस्ट्रीज की और जो डिमांड आ रही है लगातार इंडस्ट्रीज की, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है अनडाउटेडली। पिछले 1 महीने में कई इंडस्ट्रीज बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, उनके हजारों करोड़ के नुकसान जरूर हो रहे हैं। गवर्नमेंट को इसकी ये बात की वो कॉन्शियस है इस बात के लिए, बट अभी कुछ अनाउंसमेंट करने की उनके पास 2 वजह हैं। जैसा मैंने बताया कि अभी वो असेसमेंट ठीक नहीं होगा उसका। दूसरा, अभी लॉकडाउन जो है वो पूरी तरह से हटे, इस पे भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि 3 तारीख को पूरी इंडिया में वापस लॉकडाउन हट जाएगा। हो सकता है ये फेज मैनर में और भी आगे बढ़े, और इसी वजह से इस वक्त सरकार के पास जो चुनौती है वो ये है कि वो गरीब लोगों के लिए, रोजमर्रा के जो डेली वेज अर्नर्स हैं, उनकी तरफ किस तरह से उनको मदद करे, उनके लिए वो अभी प्रायोरिटी है। दूसरी बात, कुछ जो ऐलान हम उम्मीद कर सकते हैं संभव है आज की कॉन्फ्रेंस में, डिस्कशन जरूर हुए, चर्चा जरूर हो रही है कैसे इकोनॉमी को एक सही कगार पर लाया जाए, बट टैक्सेशन को लेकर या इन्वेस्टमेंट्स को लेकर जो रूल चेंज कर सकते हैं
उन पर कुछ जरूर बात होगी, जिससे इन्वेस्टमेंट्स, बाहरी निवेश किसी तरह इंडिया में दूसरी जगह से बढ़े। अभी ऑफ कोर्स उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शन जरूर लगाए हैं, बट क्या और तरीके होंगे जिससे इकोनॉमी को राहत मिले, तो उसमें कुछ चेंजेस एफडीआई में आप उम्मीद कर सकते हैं, कुछ टैक्सेशन पे, कुछ इथेनॉल पे अनाउंसमेंट्स आएगी, वहां पर प्राइस हाइक होने की बात हो रही है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट इस वक्त देख रही है, बट रिलीफ पैकेज, स्टिमुलस पैकेज, एक बड़ा बोनांजा 2-3 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज लगातार मीडिया में बात हो रही है, उस पर आज कोई फैसला नहीं आने की संभावना है। ओके, तो फिलहाल जो खबरें आ रही है वो ये कि आज की कैबिनेट की बैठक में किसी तरह के कोई आर्थिक पैकेज पर मंजूरी नहीं मिली है, सिर्फ चर्चा हुई है कि क्या पैकेज लाना चाहिए। अभी काफी रास्ता तय करना बाकी है। कोरोना से कितना नुकसान होगा उसका अंदाजा लगाया जाए, अलग अलग मंत्रालयों की सिफारिशें आ जाए और उसके बाद सरकार देखेगी कि कहां कितनी राहत देने की जरूरत है। फिलहाल सरकार का इरादा यह है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो रोज कमाने वाले लोग हैं, जो इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल में है, उन तक कैसे पहुंचा जाए, उन तक मदद कैसे पहुंचाई जाए। तो लॉकडाउन के पीरियड में अभी प्राथमिकताएं अलग हैं सरकार की। प्राथमिकता ये नहीं कि बड़ा राहत पैकेज दिया जाए, प्राथमिकता ये है कि अभी शांति से एक बार कोरोना से निपटा जाए। कोरोना से निपटने के बाद इकोनॉमी को ट्रैक पर लाने के लिए जो कुछ करना होगा सरकार जरूर करेगी, लेकिन अभी नहीं। ये थोड़े से वक्त वाली बात है। शुक्रिया स्वाति, ये बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो आज राहत पैकेज आने की संभावना नहीं के बराबर है, फिर देखते हैं क्या कुछ होता है। हाँ, छोटे मोटे बदलाव जरूर होंगे लेकिन उसको आप इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज का नाम नहीं दे सकते। आइए, अब है वक्त आपके लिए कुछ बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक्स का। तैयार हैं बसीन साहब हमारे साथ, बिगुल बजाइए उनके लिए। वसीम साहब, स्वागत है आपका। जैसा कि कल के कमजोर बाजार में आपने कहा था कि एक आध दिन की कमजोरी के बाद बाजार फिर से पकड़ेंगे रफ्तार, डरने घबराने की जरूरत नहीं है, 10,000 का टारगेट इंटैक्ट है। एग्जैक्टली बाजार उसी तरह से काम करता हुआ दिख रहा है। कल की हल्की कमजोरी के बाद आज सुबह नीचे खुलने के बाद अच्छा मौका दिया है खरीदारी का और दौड़ भी लगाता हुआ नजर आ रहा है। तो बाजार पर व्यू बरकरार है, वही सेम तेजी वाला। बिल्कुल अनिल जी, कहाँ रह गए मंदी वाले 8,600 और 8,500 के। एक ही दिन की मंदी आई और कितने आपको लोगों में लहर बह गई, और वो मौका था लेने का। अब 9390 का जो टॉप था वो फ्राइडे तक टेक आउट होएगा और अगले हफ्ते 9800 से 10,000, और उसके बीच में अगर सरकार का पैकेज अगले हफ्ते आ गया तो सोने पे सुहागा। तो आपको कल जोर से कह दिया था, जब बाजार में इतनी मंदी थी कोई नहीं बोलने वाला था, कि सर रिलायंस ले लीजिए चलेगा। 10% आपको मैं बोल रहा था, और देखिए 10% हो गया और निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर है अनिल जी। बिल्कुल एकदम। कल के आपके कल सिर्फ 8,100 पर भी और कल भी 9,100 पर। कल तो क्या 8,900 था। दोनों ही वक्त किसी की हिम्मत नहीं थी कि इतना जोर से बोले और तेजी के बारे में। तो आपकी पिक्स बहुत ही बेहतरीन रही। सबसे बड़ी बात है कि खराब बाजार में आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप तेजी की बात करते हैं। तो कल एक तो आपका रिलायंस सुपर हिट रहा, एक आपका हीरो मोटोकॉर्प जो आपने खरीदारी की राय दी थी वो भी बहुत तेज दौड़ लगा रहा है, उस पर भी अपडेट थे। और बाकी जिन शेयरों पर आप पहले अपडेट देना चाहते हैं बसीन साहब वो बताएं, उसके बाद देखते हैं। हाँ तो अनिल जी, हीरो मोटो ने बहुत अच्छी चाल दी है, 1910 का टारगेट मार्क किया है, बट हम अभी भी सोचते हैं इसमें 100 रुपए और है। तो 1875 का आप टॉप ट्रेडिंग प्रॉफिट रखिए। यू डोंट वांट टू लूज योर प्रॉफिट। 1800 से 75 रुपए मिल रहे हैं, वो 1875, लेकिन टारगेट अब 1975 टू 2000 इज डेफिनेटली ऑन। दूसरा मेरा पिक था फेडरल बैंक, और उसमें भी मैं कायम हूँ। ये 42.5, 43, 41, 35 का स्टॉप लॉस है और 47, 48 का पहला टारगेट है, और अगर आप रख सकें तो 50 रुपए इट कैन गो इन द नेक्स्ट 3 वीक्स। ओके, तो ये आपके लिए अपडेट हो गए सारे स्टॉक्स पर। यहां पर आपके लिए तेजी की पोजीशन बरकरार रखने की बात बसीन साहब कर रहे हैं। आइए सॉरी माफ करिएगा बसीन साहब। दो बेहतरीन स्टॉक्स बसीन साहब की तरफ से अब यहां पर तेजी के आएंगे। बसीन साहब के हैं तो मंदी के तो कोई सवाल ही नहीं। तो बसीन साहब की तरफ से खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है। अब एक एक करके लेते हैं। बसीन साहब बताइए, आज का पहला स्टॉक कौन सा है आपका? हाँ, तो पहला स्टॉक देखिए, ऑटो स्टॉक्स हैव शोन अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिबाउंड, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि ऑटो इन चाइना एंड यूरोप इज रिबाउंडिंग वेरी फास्ट। तो टाटा मोटर पीछे भी 81-82 जाके वापस ये 73, 73.5 है।
टाटा मोटर वुड बी माय टॉप पिक दैट। टाटा मोटर इज अ ग्लोबल प्ले और मुझे लगता है कि उसका रिबाउंड पर्टिकुलरली इन चाइना एंड यूरोप विल बी फास्टर देन मोस्ट प्लेसेस। ये 73.5 का भाव है, 74 रुपए, इसको मैं लेने की सजेशन देता हूं और मेरे पे टारगेट इसका 81 to 83 होएगा मे बी इन द नेक्स्ट 10 डेज। तो इट इज अ फास्ट मूविंग स्टॉक, उसमें आप अपने जो भी स्टॉप लॉस अगर रखना है तो 71.50 है, 73.74 में लीजिए। 81 to 83 वुड बी द फर्स्ट टारगेट। ओके, टाटा मोटर्स ये है स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। आज 6% ओपन इंटरेस्ट बढ़कर भी आया है। सबसे बढ़िया बात यह कि जहां ऑटो स्टॉक्स में आज बड़ी तेजी दिख रही है, ये स्टॉक अभी तक ज्यादा चला हुआ नहीं है। सबसे बढ़िया बात है कि आपको एंट्री पॉइंट अच्छा मिल रहा है। तो टाटा मोटर्स इस वक्त चल रहा है 75.5 रुपए के आसपास फ्यूचर्स में। भसीन साहब जनरली कैश के लेवल देते हैं, तो 74-75 की रेंज में आप कैश में खरीद सकते हैं। ऊपर की तरफ 81 और 83 इन दो टारगेट्स के लिए आपको करनी है खरीदारी, और 76 रुपए के नहीं सॉरी 71 रुपए 50 पैसे के आसपास का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। तो बेहतरीन पिक भसीन साहब की तरफ से। और डे हाई पर अब 76 भी फ्यूचर्स पार करता हुआ टाटा मोटर्स का। तो टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स डे हाई पर ट्रेड करें। मजे की बात देखिए, टाटा मोटर्स में कैश के मुकाबले में फ्यूचर्स में ज्यादा बेहतर तेजी होती दिख रही है। 2.5% के आसपास की मजबूती अब फ्यूचर्स में आ चुकी है। भसीन साहब, ये तो हो गया आपका पहला स्टॉक। ऑटो स्टॉक्स पे आप बुलिश हैं। आपने सबसे पहले आइशर से, मारुति से शुरुआत की, अभी हीरो मोटो को आप बोल रहे हैं, और टाटा मोटर्स भी आ गया। दूसरा कौन से सेक्टर से है सर, और कौन सा स्टॉक है? हाँ सर, दूसरा भी मेरा फेवरेट सेक्टर है और वो मेरे को लगता है आफ्टर फार्मा विल भी आउट परफॉर्मर हुआ है, सीमेंट। और एसीसी के नंबर्स वर वे अहेड ऑफ द स्ट्रीट एट अ टाइम जब आपको पता है कि किस तरह की रुकावट चल रही है। मुझे लगता है सीमेंट में बहुत कंसोलिडेशन है और जैसे ही ये रुकावट खुलेगी सीमेंट विल डू वेरी वेल। तो यहाँ पे टॉप पिक होएगा अंबुजा सीमेंट। ये पीछे भी मैंने आपको 52 रुपए में दिया था, 75 का टारगेट था, अभी फिर ये 69.70 चल रहा है। मुझे लगता है अंबुजा इज नाउ गोइंग टू पास ऑल दोज हाइज। तो 81 to 83 का टारगेट है, 63.5 का स्टॉप लॉस है, सॉरी 66 का स्टॉप लॉस, 65.50 का स्टॉप लॉस है। बट अंबुजा वुड बी माई प्ले एट दिस 68.5, 69 फॉर अ टारगेट ऑफ 181 to 183। अंबुजा में और भी एडवांटेज ये है अनिल जी के इट इज मैक्सिमम यूज्ड इन द बाय शिपिंग, और शिपिंग फ्रेट रेट्स हैव हिट ऑल टाइम लोज। तो इनकी इनकम कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट विल बी मच लोअर देन मोस्ट अदर प्लेयर्स। अंबुजा सीमेंट, एसीसी और अंबुजा एक ही ग्रुप की कंपनियां हैं, आपको पता ही है। एसीसी के रिजल्ट आपने देख लिए, बेहद शानदार रिजल्ट के बाद एसीसी 8% मजबूत है। तो फिर कोई ऐसी वजह है नहीं कि अंबुजा के रिजल्ट दमदार ना है। तो एसीसी और अंबुजा आमतौर पर वैसे एक तरफ ही, एक ही डायरेक्शन में चलने वाले स्टॉक है। और यहाँ पर भसीन साहब का मानना है कि अंबुजा सीमेंट में आप कर सकते हैं खरीदारी। 165 रुपए 50 पैसे के आसपास स्टॉप लॉस रखिए, यहाँ से 10 रुपए नीचे 181 और 183 के टारगेट के लिए ये आपको करनी खरीदारी। भसीन साहब, क्या ये इसी हफ्ते के लिए रखें ये दोनों ही ट्रेड शुक्रवार तक के लिए? शुक्रवार नहीं तो सर 2 दिन और दे दीजिए। अब बाजार अच्छा चल रहा है तो शायद हो जाए ट्यूसडे मंडे तक, नहीं तो मंडे या ट्यूसडे तक आप रखिए। ओके। और क्या बात है भसीन साहब, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ पर बहुत सारे ट्विटर पे आपके लिए मैसेज आए जा रहे हैं लगातार। एक आध आपको इजाजत तो पढ़ दूं क्या मैं आपके लिए? हाँ पढ़ दीजिए सर, जरूर। एक राज अग्रवाल साहब है, उन्होंने मैसेज लिखा, हसीनों में हसीन संजीव भसीन। देखिए आपके लिए लोग क्या क्या तारीफ कर रहे हैं। सब लोग आपको धन्यवाद दे रहे हैं, बोल रहे हैं सबसे बेस्ट भसीन साहब। तो बहुत बहुत बधाई भसीन साहब, आपने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपने रिकमेंडेशंस दी हैं और लोगों ने उसमें पैसे भी बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और बधाई भी एक बार आपसे। ओके, तो ये है आज के भसीन साहब के कॉल्स दमदार आते हुए। अगला कॉल है कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से, उनके लिए बिल्कुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, हमारी खरीदारी की राय है पीडी लाइट पर। बड़े चार्ट्स पर एक बड़ा रिवर्सल है और ये स्टॉक काफी लेट मंदी में पार्टिसिपेट हुआ था और अब जिन स्तरों पे चल रहा है बड़े पैमाने पर तेजी पे आ रहा है। पीडी लाइट को मिस नहीं करना चाहिए। ओवर टू कुणाल जी। अरे जी देखिए, क्लियर आउट परफॉर्मर है और एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। आज सवेरे दीपांशु ने मुझसे सवाल भी किया था और उस समय भी काफी मजबूत दिख रहा था, लेकिन अब इसमें मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है और ये बीटीएसटी कॉल है, इसको कल तक रखना है। मौजूदा स्तरों पर बाय करके चले 1493
1493 पर फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 1545 का, दूसरा टारगेट 1565 रुपए का होगा। खरीद के चलना है पिडिलाइट। बिल्कुल, तो पिडलाइट पर एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ बाजार में, और 12:30 बजे का जब मैं शो कर रहा था आज सुपरफास्ट फ्यूचर्स, तो सिमी जी ने भी इस स्टॉक के बारे में बात करी थी और उनकी भी राय थी कि खरीदारी करनी चाहिए। तो पिडलाइट पर हमारे एक्सपर्ट्स का व्यू आता हुआ, और चार्ट कॉर्नर में 1545, 1565 ये दो टारगेट्स हैं पिडलाइट के लिए। किरण जी के पास चलते हैं, बिगुल बजाते हैं उनके लिए BTSTT का। बताइए सर। देखिए दीप, ये स्टॉक जो है NBFC है और काफी बार मैं इस स्टॉक पे शॉर्ट कॉल दिया है, पर इस बार चेंज है पोजीशन, अभी लॉन्ग पोजीशन दे रहा हूं और बाय करना है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व में आर्ली चार्ट्स पे एक बहुत ही बेहतरीन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देखने को मिला है बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ। मेरा मानना है कि इमीडिएट बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 4690 का रखना चाहिए। मेरा पहला टारगेट 4790 और दूसरा 4840, ये दोनों टारगेट आज ही हासिल होने के चांसेस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है। ओके, ये है आपके लिए बजाज फिनसर्व पर खरीदारी की राय, और अच्छा चार्ट पैटर्न है, अच्छे मूव आ रहे हैं। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, दोनों ही स्टॉक्स पर अगर आप नजर डालें इस समय तो दोनों में आपको बढ़िया गेन्स दिखेंगे। तो ये है राय NBFCs और फाइनेंशियल स्टॉक्स पर, जहां पर आपको बढ़िया मूव दिख रहा है। एशियन पेंट्स थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, वहां पर भी एक अच्छा मूव आता हुआ दिख रहा है। अमर राजा, एक्साइड, दोनों ही अच्छा कर रहे हैं। भसीन साहब की पिक अंबुजा सीमेंट इस समय 5% ऊपर है। आज सुपरफास्ट फ्यूचर्स में हमारे साथ जय ठक्कर भी थे, उन्होंने ब्रिटानिया पर भी खरीदारी की राय दी थी और वहां पर भी टारगेट्स आपको आते हुए दिख रहे हैं। 4.5% की तेजी है। तो FMCG, कुछ NBFCs, बड़ी NBFCs, वहां पर गेन्स है। सीमेंट स्टॉक्स आज बाहर मार्केट को लीड कर रहे हैं, और अब बैंक्स भी इस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। मैरिको, बंसल जी एक मैरिको पर भी राय दे दीजिए। हम देख रहे हैं कि ये 300 के लेवल के आसपास ही ट्रेड करता है, थोड़ा ऊपर जाता है फिर गिर जाता है, थोड़ा नीचे जाता है रिकवर हो जाता है। 310 पर है इस समय। अगर इन लेवल्स को होल्ड करता है तो क्या लेवल्स देखने चाहिए मैरिको पर? देखिए दीपांशु, आप बड़े अच्छे लेवल्स पे, मोस्ट स्टॉक्स आपके बड़े अच्छे लेवल से पकड़ते हो, और मैरिको में अगर आप देखें तो एक नेकलाइन, इसने एक मेजर नेकलाइन 307 रुपए की नेकलाइन को तोड़ा है, 309 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और दीपांशु इन स्तरों पर क्लोजिंग देता है तो पोजिशनल बेसिस पर एक इसमें डिलीवरी खरीदनी चाहिए। 295 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और टेक्निकली दीपांशु यहाँ पर 330 पहला टारगेट होगा, और एक बार 330 के लेवल आते हैं तब इसको रिव्यू करना चाहिए। 330 के लेवल्स पे सस्टेन करता है तब 360 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। बट एज ऑफ नाउ मैरिको में एक मेजर नेकलाइन टूट रही है और बड़े पैमाने पर एक रिवर्सल के संकेत मिल रहे हैं। ओके, तो मैरिको पर 307 के ऊपर, जैसे कि बंसल जी कह रहे हैं, एक नेकलाइन टूट रही है तो खरीदारी की राय आती है। देखते हैं मूव आता है कि नहीं। 4.5% ऊपर है, 9200 के ऊपर इस समय निफ्टी है। कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, पर पालविया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई के लिए। गुड आफ्टरनून पालविया जी, बताइए सर किधर देख रहे हैं एक्शन आप? गुड आफ्टरनून दीपांशु जी। देखिए आज जिस तरीके से मार्केट में रिकवरी है, उसमें एक बैंकिंग स्टॉक्स में भी एक अच्छा नीचे से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, तो मुझे इसमें SBI काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। अगर हम देखें तो जो करेक्टिव एक्शन था उसमें करीब 180 के आसपास से स्टॉक ने एक सपोर्ट लेके जो बाउंस दिया है, और जिस तरीके का इसमें एक पिछले कुछ दिनों में देखे तो एक कंसोलिडेशन चल रहा है और स्टॉक में लोअर साइड पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ, तो मुझे लगता है SBI में 190 का कॉल ऑप्शन बाय करके यहाँ से ट्रेड करना चाहिए, जो कि करीब 8 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है SBI में जो फ्यूचर का अगर हम रेट देखें तो मुझे लग रहा है इसमें 198-200 तक के लेवल देखने को मिलना चाहिए। तो ये 190 का कॉल ऑप्शन 8 रुपए 10 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको बाय करेंगे हम, और इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 5 रुपए का। और हमें लगता है कि इस ऑप्शन में जो टारगेट बनना चाहिए वो 15 रुपए से 17 रुपए तक, ये टारगेट के लिए SBI का 190 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी। और जो दूसरा स्टॉक हमें दूसरा स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है वो है पीडीलाइट का। अगर पीडीलाइट में देखें तो जिस तरीके का बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, स्टॉक ने जो पिछले 2-3 दिन में एक करेक्टिव मूव था उसके बाद जो रिवर्सल दिया है, तो हमें लगता है पीडीलाइट में कि यहाँ से एक अच्छा अपमूव बनना चाहिए। तो पीडीलाइट में हम जो कॉल ऑप्शन बाय करेंगे वो हम बाय करेंगे 1580 का, जो कि ट्रेड कर रहा है करीब 30-31 रुपए के आसपास।
और ये कॉल ऑप्शन में हमें लगता है टारगेट जो देखने को मिलना चाहिए वो 45 से 50 रुपीज तक के टारगेट बनना चाहिए। स्टॉप लॉस रखेंगे इस ऑप्शन में 20 रुपए का, और 50 रुपीज तक के टारगेट के लिए पीडीलाइट का 1580 का कॉल ऑप्शन बाय करें। बिल्कुल, तो 50 रुपए का टारगेट है, 20 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। पिडलाइट का 1580 का कॉल ऑप्शन जो इस समय लगभग 30 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो पिडलाइट सिमी जी के कॉल है, चार्ट कॉर्नर पर आया है, और अब पालविया जी भी ऑप्शंस के जरिए बता रहे हैं, और एसबीआई फाइनेंशियल स्टॉक्स में जो चीज है। बहुत बहुत शुक्रिया पालविया जी हमारे साथ ये स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। तो बाजार में गर्म एक्शन, 42 निफ्टी स्टॉक्स अब पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। तो सारे ही स्टॉक्स आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और बजाज फिनसर्व जिसके बारे में अभी किरण जी ने बात करी, अब चौथा सबसे बड़ा गेनर है निफ्टी पर, 4.5% ऊपर है इस समय ये स्टॉक। तो बढ़िया एक्शन यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। सीमेंट स्टॉक्स में भी आप बढ़िया एक्शन देखेंगे, और एचयूएल एक बार फिर से दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है। तो अच्छे मूव्स आ रही हैं बाजार में, देखते हैं कि आखिरी आधे घंटे में ऐसा एक्शन रहेगा कि नहीं। कुछ कैश स्टॉक्स के भी बारे में बात कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मानसी हमें उन स्टॉक्स के बारे में बता रही थी जो पिछले कुछ हफ्तों में शानदार दौड़ लगाई है। उनमें से एक था जीएमएम फोल्डर, बल्कि सबसे बड़ा गेनर था जीएमएम फोल्डर। और कुणाल जी, इस स्टॉक के बारे में आपने पहले भी बात करी है, जिस दिन आपने ये दिया था पिक ऑफ द डे में, वहां पर भी हमने देखा अच्छी रैली आई थी। आज भी अच्छी तेजी आ रही है जीएमएम फोल्डर पर। अब क्या करना चाहिए स्टॉक में? देखिए दीपांशु, लगातार हम लोग खरीदारी की राय दे रहे हैं जीएमएम फोल्डर पर, और 3 सत्र पहले इस पर जब खरीदारी की राय दी थी और उसके बाद फिर इसने 3400 का लेवल भी हिट किया था, तो मैंने कहा था कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर को निकल जाना चाहिए और बड़े ट्रेडर को वेट करना चाहिए। 3400 के ऊपर अगर ब्रेकआउट होगा तो इस स्टॉक में फिर बड़ी तेजी बनेगी। और जिस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता दिख रहा है दीपांशु, मुझे लगता है कि इस स्टॉक में और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आप निवेशित अभी भी हैं और आप होल्ड करे हुए हैं तो मुझे लगता है कि इसको होल्ड करना चाहिए। 4000 के पार जाने की क्षमता दिखती है। और डिस्क्लेमर ये है दीपांशु कि मेरा निजी निवेश भी जीएमएम फोल्डर है। बिल्कुल, तो निजी निवेश तो है ही कुणाल जी का, पर बढ़िया दौड़ लगा रहा है। थोड़ी देर में प्रकाश जावड़ेकर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। नितिन जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक्सपायरी ऑप्शन में। संदीप ग्रोवर भी मेरे साथ जुड़ेंगे आखिरी आधे घंटे के ट्रेड के लिए। तो बहुत गर्म मार्केट हो रहा है, बहुत सारा एक्शन आना बाकी है। स्वागत करते हैं एक्सपायरी ऑप्शन के लिए नितिन मुरारका जी का। नितिन जी बताइए, हम थोड़ी देर पहले भी आपसे बात कर रहे थे, जैसा बाजार में एक्शन बन रहा है, क्या लगता है सर? काफी शॉर्ट कवरिंग है। ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट का भी एडिशन सुबह से काफी अच्छा हो रहा है। निफ्टी में 11%, बैंक निफ्टी में 13%। ओवरऑल डेटा साइड जो है वो पॉजिटिव साइड है, बट एक्सपायरी के ऑप्शन के लिए मुझे लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही लेनी चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं एक विप्रो की अपनी पीसीआर चल रही है जिसका अपडेट भी मैं दे देता हूं, बट एक्सपायरी की ऑप्शन की स्ट्रेटजी मुझे लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ज्यादा ले तो ज्यादा बेटर है। माफ कीजिएगा नितिन जी, थोड़ा ऑडियो चला गया था। आप विप्रो की बात कर रहे थे, एक बार फिर से स्ट्रैटेजी बता सकते हैं सर? की एक पीसीआर की आउटस्टैंडिंग पोजीशन है, उसका अपडेट मैं ये दे देता हूँ कि वो पोजीशन 190 की पुट ऑप्शन है, उसको लेना चाहिए, इनफैक्ट रखना चाहिए। आज पता नहीं विप्रो में 18% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, और एक्सपायरी 4-5 दिन बाद है, और गिरते हुए स्टॉक में 18% ओपन इंटरेस्ट एडिशन ऐसा नॉर्मली नहीं होता है विप्रो में। करीब 28-29 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में एडिशन है, तो एक अनकॉमन डेटा है। तो विप्रो की पुट ऑप्शन हम होल्ड करेंगे, और हम देखते हैं 2 दिन और होल्ड करते हैं। प्रॉफिट में ही है अभी, बट मुझे लग रहा है टारगेट आ सकता है। अगर ट्रिगर पॉइंट होगा तो आज या कल में ही ट्रिगर मिलना चाहिए इसको, क्योंकि आज बड़ा ओपन इंटरेस्ट इसमें ऐड हो रहा है। ये मैं हाईलाइट भी करना चाहता हूँ कि विप्रो में 18% का अनकॉमन ओपन इंटरेस्ट एडिशन आज है। और दूसरा, एक्सपायरी की स्ट्रेटजी आप पूछ रहे थे, तो मैं चाह रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ली जाए तो अच्छी रहेगी, क्योंकि कल एक्सपायरी और प्रीमियम बहुत तेजी से मूव हो जाएंगे, तो स्ट्रेटजी बन नहीं पाएगी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लें तो ज्यादा बेटर है। कोई बात नहीं नितिन जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही करेंगे। अब थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, पर बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी। हम दोबारा नितिन जी को फोन करके उनके एक्सपायरी की स्ट्रैटेजी ले लेंगे। बट संदीप भी मेरे साथ है। संदीप, आखिरी आधा घंटा बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तो नजर है, हालांकि जैसे स्वाति हमें बता रही थी एक्सक्लूसिवली कि आज कोई बड़ा राहत पैकेज नहीं आ सकता है, पर बाजार ग्लोबल क्यूज और इस होप ट्रेड में काफी गर्मी दिखा रहा है इस समय। संदीप
बिल्कुल, काफ़ी गर्मी है मार्केट में और इनफैक्ट आप देखिए 9,200 के बेहद करीब निफ्टी में कारोबार देखने को मिल रहा है। और खास तौर पे आप देखिए डाउ फ्यूचर्स में लगातार जब से शो की शुरुआत हुई है, जब अनिल जी स्ट्रेटजी भी दे रहे थे दी तो मैं देख रहा था 300 पॉइंट के ऊपर के गेंस, और अब भी आप देखिए डाउ फ्यूचर्स में 300 अंकों से ज़्यादा के गेंस बरकरार हैं और 325 पॉइंट के आसपास के गेंस आप देखिए बैंक निफ्टी में फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। एक स्टॉक जिस पे बार बार नजर जा रही दीप, मैं उस पर एक राय लेना चाह रहा हूँ। बजाज फिनसर्व की बात अभी थोड़ी देर पहले किरण जी ने करी थी, उसका ही जो भाई कह सकते हैं, उसका पीयर कह सकते हैं, वो है बजाज फाइनेंस। ये स्टॉक आप देखिए अब डे हाई के आसपास कारोबार कर रहा है, 3.5% के आसपास की मजबूती है। एक बार सिमी जी अगर आप बजाज फाइनेंस का चार्ट देख के बता पाएं कि यहां पे किस जो लोअर लेवल से शार्प रिकवरी बनी है कहां तक और एक्सटेंड हो सकती है? संदीप, मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से जा सकता है ऊपर। एक स्टॉप लॉस 2120 से नीचे लगाना पड़ेगा, जो मैं स्पॉट का ही लेवल दे रही हूँ। और स्टॉक अगर यहाँ से रफ्तार पकड़ता है तो मुझे लगता है कि एक मिनिमम जो लेवल है 2273, वो तो कभी भी बाद ये स्टॉक 2350 तक भी दिखा सकता है। 2273 का पहला टारगेट और 2350 का दूसरा टारगेट के लिए मैंने सिर्फ 40 रुपया का ही स्टॉप लॉस दिया है। अगर 2120 से नीचे ये क्लोज हो जाता है संदीप, तो ये पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करने का जरूरत नहीं है, नहीं तो ये स्टॉक होल्ड करके 2-3 ट्रेडिंग सेशन के लिए रखना चाहिए। ये स्टॉक 2270 और 2350 का टारगेट मिनिमम दिखाएगा। 2270 2350 तक के टारगेट आ सकते हैं। एक 40 रुपए का स्टॉप लॉस रख लीजिए। 2120 के आसपास का जबरदस्त मूव है जो कि स्टॉक में देखने को मिल रहा है और इनफैक्ट हो सकता है कि यहां से और भी अप मूव एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। अच्छा, एक स्टॉक और है जो कि काफी ज्यादा शार्प आज शॉर्ट कवरिंग का मूव दिखाता हुआ दिख रहा है, वो है बंधन बैंक का। देखिए 2.5% के आसपास की मजबूती है, ओपन इंटरेस्ट में अच्छा खासा 5% के आसपास का इजाफा है। वागले साहब, अगर आप बंधन बैंक यहाँ पे देख पाएं, इसके लिए ये भी बताएं कि कितना मूव और एक्सटेंड हो सकता है, और दूसरा ये जो 200 रुपए का जो लेवल है इसका फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा हूं, वो कितना इंपॉर्टेंट है इसके लिए? $90 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो ब्रेक नहीं होगा। 200 मेरे हिसाब से 200 तो निकल जाएगा, 210 212 तक स्टॉक मुझे जाते हुए दिखता है आज और कल में। तो मोमेंटम है, शॉर्ट टर्म मोमेंटम है, लेकिन 210 212 उसके बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा ऐसा मेरा मानना नहीं है। चलिए ठीक है, ये राय है फिलहाल जहाँ तक बंधन बैंक की बात है। लेकिन आज आप देखिए एसीसी के जो नंबर्स आए हैं, वो स्टॉक देखिए अब डे हाई के आसपास कारोबार कर रहा है। 1235 ये लेवल है फ्यूचर्स का जो कि साफ तौर पे देखने को मिल रहा है, और उसके साथ साथ अंबुजा में भी जबरदस्त एक्शन है। 5% के आसपास की मजबूती अब इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। अच्छा, इस बीच आप कैबिनेट की पीसी में आपको ले चलते हैं जो फैसले हुए हैं। प्रकाश जावड़ेकर साहब वहां पे कुछ कह रहे हैं। संक्रमण के कैरियर्स है, ये दुर्भाग्यजनक पहलू है, तो इसलिए आरोग्य कर्मियों के खिलाफ कोई हिंसा या हैरेसमेंट अब बर्दाश्त नहीं होगी, और इसलिए उनको पूरा संरक्षण देने वाला एक अध्यादेश आज लागू करने का फैसला हुआ है, और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद वो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। महामारी के संकट से जूझने वाले योद्धाओं को देश जब उन्हें सलाम कर रहा है, कुछ लोग उन पर हमले कर रहे हैं, कुछ लोग उन्हें संक्रमण फैलाने वाले समझ रहे हैं, और ऐसी हिंसा या त्रासदी नहीं चलेगी, यह देखना पूरे समाज का और इसलिए सरकार का काम है। इसलिए जो महामारी बीमारी कानून था, एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1897, बहुत पुराना कानून है। उस कानून के तहत 123 साल पहले वाला कानून है। उस कानून के तहत उसमें बदलाव करके यह अध्यादेश लागू करने का निर्णय आज मंत्रिमंडल ने किया है। अब यह होगा कि इस तरह का अपराध ये कॉग्निजेबल भी होगा और नॉन बेलेबल होगा। ये संज्ञान भी लिया जाएगा, संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा।
30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी और 1 साल में फैसला आएगा और सजा भी कड़ी सजा का प्रावधान किया है। 3 महीने से 5 साल सजा हो सकती है अगर इन पर हमले हुए या कोई नुकसान किया, और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 50,000 से 2 लाख रुपया केसेस के ग्रेविटी पर तय होता है। और अगर बहुत गंभीर हमला है, गंभीर इंजरी हुई है, तो 6 महीने से 7 साल तक सजा का प्रोविजन है, 6 मंथ टू 7 इयर्स। और ऐसे केसेस में जो जुर्माना है वो 1 लाख से 5 लाख तक है। तो भारी सजा भी होगी और भारी भरकम जुर्माना भी होगा। संदेश साफ है, डॉक्टर और आरोग्य कर्मियों पर हमले बर्दाश्त नहीं होंगे। केवल इतना ही नहीं, आज एक विशेष प्रोविजन भी की है अध्यादेश में कि समझो उनकी गाड़ी का नुकसान हुआ, उनकी क्लिनिक का नुकसान हुआ, तो जो भी उसकी कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू, उसके 2 गुना जिसने हमला किया उनसे वसूला जाएगा। कड़क एक्शन लिया जाएगा उनके खिलाफ जो कोरोना पर काम करने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, बाकी लोग हैं जो टेस्टिंग कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई भी वायलेंस करते हैं या एक्शन लेते हैं, ये बता रहे हैं प्रकाश जावड़ेकर साहब। नजर रहेगी कुछ और बड़े अनाउंसमेंट्स अगर आते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, हम वापस चले जाएंगे जब ऐसे बड़े अनाउंसमेंट आते हैं। पर जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति बता रही थी कि आज स्टिमुलस को लेकर कोई बड़ा राहत पैकेज शायद नहीं आएगा, ये हमारे पास संकेत आ रहे हैं। पर कोई भी बड़ी खबर आएगी तो हम वापस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चले जाएंगे। 9,200 के थोड़ा नीचे है इस समय निफ्टी, हल्की सी 50 अंक की आपको मुनाफा वसूली देखने को मिली है निफ्टी पर, और लगभग 50 अंक की बल्कि 100-150 अंक की मुनाफा वसूली आप देख रहे हैं थोड़ी सी बैंक निफ्टी पर। तो थोड़ा एक्सपेक्टेशन जरूर है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, देखते हैं कुछ बड़ा निकल कर आता है कि नहीं। पर एक स्टॉक कुणाल जी जहां पर एक ब्रेकडाउन हो रहा है, बल्कि 2 स्टॉक्स वहां पर ब्रेकडाउन हो रहा है। एक तो कैडिला है, वहां पर हमने प्रेशर देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले सिप्ला में भी हमने देखा कि वापस ये स्टॉक डेज लो पर आता हुआ 587 का इसने डेज लो बनाया, ऊपरी स्तरों से थोड़ी गिरावट आई है। ये क्या खरीदारी के वक्त है, थोड़ा रोटेशन हो रहा है इसलिए बाजार में ये स्टॉक्स गिर रहे हैं, या फिर थोड़ा प्रेशर आपको बनते हुए दिख रहा है यहां पर? देखिए दीपांशु, अगर कैडिला की बात पहले करें तो कैडिला में देखिए एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बनता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। आज जरूर कुछ करेक्शन दिख रहा है, लेकिन जिस तरह का स्ट्रक्चर है, क्योंकि इस स्टॉक ने इतनी तेज रफ्तार दौड़ लगाई है, कुछ सुस्ती यहाँ पर बिल्कुल लाजमी है और वही होती हुई दिख रही है। चार्ट पैटर्न अभी भी मजबूत है और मुझे लगता है कि जैसे ये स्टॉक 350 के लेवल के ऊपर ट्रेड करेगा, इसमें दोबारा आपको एक बढ़त देखने को मिलेगी। तो मेरी राय में अभी भी कैडिला में एक पॉजिटिव स्टांस लेना चाहिए। रहा सवाल सिप्ला का, तो जरूर इस स्टॉक में कुछ थकान चार्ट्स पर नजर आती है, इसमें भी काफी बड़ी तेजी आई, लेकिन इन स्तरों पर एक स्टिफ रेजिस्टेंस चार्ट पर दिखती है। तो सिप्ला में एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन कैडिला में अभी भी लॉन्ग पोजीशन पर बने रहना चाहिए और 325 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओके, तो सिप्ला में आप थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर कर सकते हैं, पर आपको कैडिला में बने रहना चाहिए। किरण जी, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, वैसे तो ये कुणाल जी को भी स्टॉक काफी पसंद है, पर एवेन्यू सुपरमार्ट्स पर नजर डालिए, एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है इस स्टॉक पर। आज सुबह हम स्पेंसर रिटेल की भी बात कर रहे थे, वहां पर भी हमने बढ़िया एक्शन देखा था। एवेन्यू सुपरमार्ट पर क्या लग रहा है सर आपको? एवेन्यू सुपरमार्केट चार्ट बहुत ही स्ट्रांग है और मार्क टू मार्केट डिलीवरी है, ट्रेड टू ट्रेड सॉरी। तो मेरा मानना है कि ऐसे काउंटर्स पे जब ब्रेकआउट आता है तो एक बहुत बड़ा अंडर करंट है, इसलिए ब्रेकआउट आता है। स्पेकुलेटिव पोजीशंस बिल्कुल नहीं है, तो मेरा मानना है कि बिल्कुल आपको पोजिशनली रखना चाहिए। 2160 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 2520 का मेरा पहला टारगेट रहेगा जहां पे रिव्यू लेना है। उधर भी बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं है इस काउंटर पे। वागले जी, इंडिगो में ब्रेकडाउन आया है, 4% नीचे गिरा है ये स्टॉक, अब 960 के लेवल्स आ रहे हैं, क्या लग रहा है इधर चार्ट पर सर? दीपांशु वीक है, मुझे लगता है
ये 900 के भी नीचे जा सकता है, लेकिन आज के आज वो इंट्राडे वाले पैरामीटर्स मुझे मिल नहीं रहे, वॉल्यूम भी कम है, तो हल्की सी बाउंस बैक आती है 980 990 वो लेवल पे मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगा। कह नहीं सकता वेदर वो आएगा, लेकिन मुझे लगता है ये 900 के नीचे जाना चाहिए सूनर देन लेटर। ठीक है। एक इस बीच आप देखिए टाटा कंज्यूमर एक स्टॉक है जिसमें पिछले कुछ मिनटों में आप देखिए काफी शार्प स्पाइक आता हुआ दिखा है। डे हाई के आसपास ये स्टॉक अब कारोबार करता हुआ दिख रहा है। 332 के बेहद करीब इसमें जो कारोबार है वो देखने को मिल रहा है। मुझे याद है सुबह गोदरेज सीपी इस पे भी खरीदारी करने की राय आई थी। राकेश जी, अगर आप एक बार टाटा कंज्यूमर इसके चार्ट देख पाए, जबरदस्त मूव बनता हुआ दिख रहा है, एक्सटेंड होगा आगे ये? ना सिर्फ अच्छा मूव बना है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर डेली चार्ट्स पे देखने को मिल रहा है। नीचे में 317 318 एक अच्छा बेस है और ये स्टॉक संदीप ऊपर में 348 345 तक जाने का दमखम रखता है। ओके, ठीक है, ये राय है फिलहाल टाटा कंज्यूमर की जहां तक बात है। अच्छा कुणाल जी, एक बार जैकॉप एक कैश सेगमेंट का स्टॉक है, इसमें हम देख रहे हैं कि आज काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इसके अगर आप चार्ट पैटर्न्स देख पाएं, या क्या यहाँ पे कोई फ्रेश पोजीशंस भी ऐड की जा सकती है? देखिए बहुत ही परफेक्ट राउंडिंग बॉटम पैटर्न इस चार्ट पर बनता हुआ नजर आया है संदीप जी, और मैंने और राकेश जी ने कुछ दिन पहले इसको बतौर एल्गो ट्रेड भी रेकमेंड किया था। उसके बाद बड़ी तेजी भी बनी है और अब स्टॉक ने 65 रुपये पर एक बड़ा सपोर्ट भी हासिल कर लिया है। तो 65 रुपये के स्टॉप लॉस से मेरी राय में बने रहना चाहिए। एक बार के लिए हो सकता है 75 का भाव भी आए, तो 65 के स्टॉप लॉस से होल्ड करने की राय। ठीक है, 65 के स्टॉप लॉस के साथ आप जैकॉप को होल्ड कर सकते हैं। बड़ा मूव स्टॉक में बनता हुआ दिख सकता है। एक और स्टॉक जो कि काफी अच्छा मूव आज के सेशन में दिखा रहा है वो है कल्पतरू पावर का। इनफैक्ट जिन जिन स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि जहां पे धीरे धीरे से ही आंशिक तौर पे जहां पे प्रोडक्शन दोबारा शुरू होने की बातचीत आ रही है, वहां पे आप देखिए मार्केट्स में रिएक्शन काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। कल्पतरू पावर, एक बार किरण जी आप देखिए इसमें क्या अप मूव और एक्सटेंड होने की गुंजाइश बनती है? कल्पतरू पावर में पावर स्टॉक्स में वैसे भी थोड़े से 2 दिनों से एक अंडर करंट अच्छा देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि इधर भी देखने को मिल जाना चाहिए। आज वॉल्यूम भी काफी स्ट्रांग है, तो मेरा मानना है कि अभी जो लॉन्ग पोजीशंस है उनके लिए, या अभी कोई लेता है तो उनके लिए स्टॉप लॉस 220 का रखे। 228 29 पे ट्रेड कर रहा है। पोजिशनली मुझे लगता है कि ये 260 265 की तैयारी हो रही है। ओके, ठीक है, ये राय है फिलहाल कल्पतरू पावर की। ये लेवल्स आप ध्यान में रखिए, लेकिन इस बीच आपको ध्यान में ये भी रखना होगा कि रुपए में आप देखिए आज 76 रुपये 67 पैसे के आसपास के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। आज हमने दिन के दौरान 77 के जो लेवल्स हैं, $1 का जो भाव है 77 के पार भी जाता हुआ देखा है। क्या वजह है इतनी बड़ी कमजोरी जो रुपए में बनती हुई दिख रही है उसके पीछे, और अब आने वाले समय में क्या जानकार मानते हैं कि यहाँ से रुपए की चाल किस तरह की होगी? इस पर डिटेल से एक पोल लेके और कारण बताने के लिए पूजा त्रिपाठी मेरी सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। पूजा, बताइए क्या निकल के आया है सामने इस पोल में? जी, जो पोल हमने करवाया था ये 4 मार्च को ये पोल कराया था और उसमें 75% एनालिस्ट का यही मानना था कि रुपए में और भी ज्यादा कमजोरी देखने को मिल सकती है और 78-79 तक का स्तर है जहां पर कि गिरने का अनुमान बताया था। अब अगर वो ट्रेंड देखे तो वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। $1 का भाव इस वर्ष 77 का स्तर अभी छू चुका है और एशिया में देखेंगे तो रुपया सबसे ज्यादा कमजोर करेंसी में इस वक्त माना जा रहा है। रुपए में जो गिरावट की वजह है वो भी हम आपको बता दें, कुछ 5 वजह है जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिल रही है। एक तो यह है कि मार्च में एफपीआईज की तरफ से भारी बिकवाली देखी गई। एफपीआईज की जो कैश में बिकवाली थी वो भी करीब 2000 करोड़ की थी। इसके अलावा जो ग्लोबल फंड्स की बॉन्ड इक्विटी में करीब 1.25 लाख करोड़ की बिकवाली यहां पर देखने को मिली है। विदेशी मुद्रा भंडार जो है उसे बचाने के मद्देनजर आरबीआई ने भी कुछ दखलंदाजी की कर सकती थी, लेकिन वहां से भी उम्मीद कम आ रही है। इसके अलावा मार्च में आरबीआई ने करीब 50,000 करोड़ के डॉलर की बिकवाली भी की थी। तो ये सारी कुछ वजह हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि रुपए में जो कमजोरी है वो बढ़ती जा रही है। आगे रुपए की चाल कैसी रहेगी इसमें भी माना जा रहा है कि जानकारों के मुताबिक रुपए में 5% तक की गिरावट और भी देखने को मिल सकती है और जून अंत तक रुपया 80 के स्तर तक आ सकता है। तो ये जानकारों का मानना है कि आगे और भी ज्यादा कमजोरी यहाँ पर देखने की उम्मीद है।
और इन सब जानकारों में सबसे आगे थे बंसल साहब, जिन्होंने जब 72 के आसपास था रुपया तभी उन्होंने एक बड़ा कॉल दे दिया था, एक ट्रेड के बारे में हमें बताया था, और 78-80 तक के बल्कि बंसल साहब ने बताए थे, और अब वैसे ही लग रहा है कि वो लेवल्स आने वाले हैं। आज भी रिकॉर्ड निचला स्तर छुआ है रुपए ने। बंसल साहब ने तो रुपए पे कॉल दिया ही है। आशीष जी, आपकी एक व्यू रुपए पर, जिस तरह से ग्लोबल सेंट्रल बैंक का एक्शन चल रहा है, रोज जिस तरह का सेंटिमेंट बाजार में हो रहा है, उससे डॉलर की चाल कैसी रहेगी और कितना ज्यादा दबाव आपको दिख रहा है कि रुपए पर भी आ सकता है? देखिए, आई थिंक जिस तरीके से आपने आंकलन किया एकदम कुछ नया बात करने के लिए है नहीं, बट वी ऑल अंडरस्टैंड कि देयर इज अ बेस्ट एंड वर्स्ट केस सिनेरियो, और आई थिंक 79 ऑड लेवल्स इज व्हाट विच इज अ वर्स्ट केस सिनेरियो आप नियर टर्म में देख रहे हैं। बट आई थिंक जो एक टिपिकली जो एक पर्सपेक्टिव चल रहा है, जो इंडिया को जो बेनिफिट होगा चाइना के पर्सपेक्टिव से, जो आई एम नॉट सेइंग इट इज गोइंग टू हैव अ इम्पैक्ट इन अ नियर टर्म, बट इट इज डेफिनेटली प्लेइंग ऑन पीपल्स माइंड कि शायद रुपया उतना वीक ना हो जितनी बाकी इमर्जिंग मार्केट की करेंसीज हैं। सो आई थिंक दैट वे आई थिंक इट्स गोइंग टू बी रेंज बाउंड फॉर सम टाइम, एंड मुझे लगता नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी पैसे रुपये में दिखेगी। ठीक है, आशा करते हैं कि थोड़ा रेंज बाउंड ही रहे रुपए, और जो बंसल जी के टारगेट्स हैं उन्हें आने में थोड़ा समय लगे, ज्यादा जल्दी से नहीं आए, पर कमजोरी तो काफी आई है। किरण जी के पास चलते हैं, उनके पास एक BTST का कॉल है। बताइए किरण जी। देखिए, बाय करके चलना चाहिए मैकडोवेल्स ने भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जैसे अभी बजाज फिनसर्व की बात की, उसी तरीके से एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। बजाज फिनसर्व ने लगभग मेरे सेकंड टारगेट भी हासिल किए, हम 10 रुपए से बच गए, पर जिस तरीके से हम ये मूव देखने को मिल रही है, मेरा मानना है कि 550 को आज के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए, और कल के लिए मेरा मानना है कि ये कंटिन्यू होता नजर आएगा। 557 से 560 के टारगेट्स आपको कल सवेरे देखने को मिल जाने चाहिए, तो ये BTST का ट्रेड मान के चलना चाहिए। अभी लॉन्ग पोजीशंस ले ले, 550 अगर आता है तो 50% बुक करे, और 50% कल के लिए 555 560 के टारगेट्स के लिए रखें। ओके, 550 अभी कर लें, अगर आ जाए आधा प्रॉफिट। 555 और 560 आपके पास दो और टारगेट्स हैं जहां पर आप यूनाइटेड स्पिरिट्स पर लेवल रख सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या था सर? 539। ओके, 539 आपके लिए स्टॉप लॉस है। और आज सुबह शुभम जी ने भी इस पर अपनी राय दी थी, बल्कि 540 का कॉल खरीदारी की राय दी थी, तो वहां पर भी टारगेट्स आपको आते हुए दिख रहे हैं। तो शुभम जी का कॉल, और अब किरण जी की तरफ से आ रहा है यूनाइटेड स्पिरिट्स। इस स्टॉक पर नजर रखें। कंजम्पशन स्टॉक्स वैसे भी बढ़िया फ्लेवर में रहे हैं, देखते हैं कि ये ट्रेंड और आगे कंटिन्यू करता है कि नहीं। फार्मा स्टॉक्स पर थोड़ा ब्रेकडाउन आ रहा है, पर एक और स्टॉक जहां पर अच्छा ब्रेकआउट आया है हैवेल्स, इस पर नजर डालिए। वागले साहब, हैवेल्स पर एक चार्ट चेक, क्या लेवल्स यहां पर देखने चाहिए सर? दीपांशु, मॉर्निंग में तो मेरा व्यू इसमें बेरिश था, बट नीचे जाके ये जो बाउंस बैक हुआ है 530 के ऊपर अगर ये चले जाता है तो इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अभी ये नो ट्रेड जोन में है, मुझे लगता है ये 525-27 तक जा सकता है। 530 के ऊपर सस्टेन होता है तो मैं 550 की बात करूंगा। ओके, हैवेल्स पर आपको अच्छा ब्रेकआउट मिला है, देखते हैं कि ये सस्टेन होता है कि नहीं। एक और ब्रेकआउट मिला है कुणाल जी कोरोमंडल इंटरनेशनल पर, इस चार्ट पर नजर डालिए और बताइए क्या लेवल्स देखने चाहिए। देखिए, जिस तरह का यहाँ पर स्ट्रक्चर है दीपांशु, मुझे ये चार्ट काफ़ी पसंद है, और ये स्टॉक काफ़ी वक्त से कंसोलिडेशन के दौर में है। एक रेजिस्टेंस दिखाई देती है 555 रुपए के आसपास, 543 तक का एक मूव आज आ चुका है, और निचले स्तरों से बहुत ही शानदार रिकवरी आई है। तो 555 555 के ऊपर जैसे ये स्टॉक निकलेगा, मुझे लगता है कि ये नॉट टू बी मिस ट्रेड होगा, और इसमें आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। फिलहाल वेट करें, इंतजार करें। 555 के ऊपर ब्रेकआउट आए तो कोरोमंडल में बाय की राय रहेगी। ओके, तो 555 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आए तो फिर खरीदारी की राय। सिमी जी, SBI लाइफ, इस पर नजर डालिए, यहाँ पर भी मूव्स आ रही हैं, वायदा कारोबार का हिस्सा होने वाला है अगले महीने की सीरीज से। क्या ट्रेड है यहाँ पर?
दीपांशु, सिर्फ एसबीआई लाइफ ही नहीं, एचडीएफसी लाइफ भी मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि दोनों में एक मोमेंटम आ रहा है और आगे जाके काफी शानदार रिकवरी दोनों स्टॉक में देखने को मिल सकता है। दोनों में मेरा बुलिश सजेशन है। एचडीएफसी लाइफ का मैं लेवल्स दे देती हूँ, 490 का स्टॉप लॉस होगा अगर खरीदना है तो। 490 का स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल पर खरीदना पड़ेगा और 550 का बात मैं करूंगी। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी ये स्टॉक 550 तक जाने का कोशिश जरूर करेगा। रहा सवाल एसबीआई लाइफ के, तो मुझे लगता है कि एसबीआई लाइफ भी करंट लेवल से अच्छा परफॉर्म कर सकता है। एक 765 का बात मैं करूंगी, जो मुझे लगता है कि अगले एक वीक या 10 दिन में पॉसिबल है। स्टॉप लॉस अपना अपना लगाना पड़ेगा, पर मुझे लगता है कि दोनों में एक अच्छा मोमेंटम आने वाला है। काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। एसबीआई लाइफ वायदा कारोबार का हिस्सा होने वाला है, उस वजह से देखिए आज मूव काफ़ी शार्प देखने को मिल रहा है। लेकिन 200 पॉइंट के गेंस हैं निफ्टी में। आशीष जी, मेरा सवाल आपसे है, दो स्टॉक्स है जिसके ऊपर आपकी राय जानना चाहता हूं। एक है आरबीएल बैंक और दूसरा है गोदरेज प्रॉपर्टीज। चूंकि आज एक खबर आई कि ये जो रियायतें दी गई थी, जो छूट दी गई थी लॉकडाउन में, उसको पुणे और साथ ही साथ मुंबई में दोबारा से लागू कर दिया गया है, उसको रोक दिया गया है जो छूट दी गई थी। तो आरबीएल बैंक और उसके साथ साथ गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये वो कंपनी है जिनका काफी बड़ा कारोबार आप देखिए, जो बड़ा चंक है मुंबई से या तो फिर पुणे से या फिर महाराष्ट्र से आता है। आरबीएल बैंक 105 के आसपास और गोदरेज प्रॉपर्टीज 650 के आसपास। क्या राय होगी सर दोनों स्टॉक्स पे? ये आरबीएल तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे हम बात कर रहे थे कि जो अभी फाइनेंशियल्स में बहुत जबरदस्त शॉर्ट बिल्डअप है, वो जैसे ही मार्केट में रिकवरी आएगी उस करके उसमें आपको एक बाइंग देखने को मिल सकती है। डेफिनेटली फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म आई वुड हैव अ क्लियर अवॉइड ऑन द स्टॉक। बट जिस तरीके से अभी आप देखिए, आज आप आखिरी के कुछ घंटों में देख लीजिए क्या हो रहा है, कि अभी हम वही बात कर रहे थे कि किस तरीके से फाइनेंशियल्स अभी लीड हो रहे हैं और फार्मा में थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिल रही है। सीमेंट अब एक नया दावेदार बनकर आ रहा है। सो दैट वे यू नो आरबीएल पे मैं कमेंट करना चाहूंगा। देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज आप शॉर्ट टर्म में इस पे कोई नजरिया नहीं बनाइए, स्टॉक नीचे आया हुआ है लेकिन बहुत ही क्वालिटी कंपनी है। अभी आने वाले समय में उन्होंने अपने जो टारगेट्स हैं इस साल के घटाए नहीं हैं कोविड के बावजूद। उनके इंटरनल टारगेट्स जो समझ में आ रहे हैं वो बढ़े हुए हैं। और जो कंसोलिडेशन का माहौल बनेगा अभी रियल एस्टेट मार्केट में, जो बचे कुचे प्लेयर थे वो भी अब खत्म हो चलेंगे या बैक फुट पे आ जाएंगे, और एक कैश रिच और उम्दा ब्रांड वाली कंपनी गोदरेज जो है उसका पूरा फायदा उठाएगी। सो आई थिंक और पैंटअप डिमांड है एक मार्केट में। आपको ये समझना पड़ेगा कि आज जैसे ही थोड़ा 3-6 महीने में क्लैरिटी इमर्ज होकर आएगी, जो लोग घर लेना चाहते थे, रुके हुए थे, एक बार क्लैरिटी उनको मिलेगी तो वो पैंटअप डिमांड आएगी। अब कोविड के बाद जो रेंट के घरों पे रह रहे थे या गेटेड कम्युनिटी में नहीं थे, वो एक परेशानी में है और वो घर लेंगे आके। तो उस हिसाब से गोदरेज प्रॉपर्टी रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे बेस्ट पिक है। आपको 3 साल का नजरिया बनाना चाहिए, कम से कम 2 से 3 गुना आपको इसमें फायदा हो सकता है। बढ़िया गेंस आ सकती हैं, 2 से 3 गुना की गेंस आ सकती हैं। और आशीष जी की रियल एस्टेट सेक्टर पर तो पकड़ बहुत स्ट्रांग है। अनिल जी भी हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका वापस। सर, स्ट्रैटेजी का बिगुल बजा के आपका स्वागत करते हैं। आखिरी 10 मिनट है ट्रेड के लिए, गर्म बाजार है, स्ट्रैटेजी ले लेते हैं आपकी सर। तो अनिल जी, ग्लोबल क्यूज तो अभी हमारे फेवर में ही है। 300 अंक ऊपर है डाउ फ्यूचर्स। यूरोप के बाजार भी उन्हीं लेवल्स पर है, 1 से 1.5% ऊपर। और अभी जो कच्चा तेल है उसमें हल्की सी निचले स्तरों से रिकवरी जरूर हुई है। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जैसा कि जी बिजनेस ने एक्सक्लूसिवली बताया, कुछ बड़ा निकल के अभी तक तो नहीं आया जहां तक स्टिमुलस का ऐलान है सर। बिल्कुल, तो पॉइंट सिंपल है, क्लोजिंग बढ़िया मिल रही है आपको, नो डाउट। 9266 की जो हाईएस्ट क्लोजिंग हुई वो तो नहीं है, लेकिन फिर भी 9200 के आसपास आप क्लोज हो रहे हैं। खराब क्लोजिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। तो डीप सिंपल ये है कि आपको करना क्या है, और उसमें 9200 का एक पुट ऑप्शन, माफ कीजिएगा, कॉल ऑप्शन आपको खरीदना चाहिए। 9100 का कॉल ऑप्शन यहाँ पर खरीदारी करें। और नहीं, 1 मिनट, सॉरी, 9200 का एट द मनी वाला कॉल ऑप्शन ले लेना, ठीक है।
200 का, हाँ। और उसके सामने कल है एक्सपायरी का दिन ना, कल एक्सपायरी का दिन है, तो 9,500 वाला एक बेचा जाए। ओके, 9,200 का एट द मनी खरीद कर 9,400 वाला भी बेच सकते हैं, 9,400 वाला बेच देते हैं। 9,100 का एक कॉल ऑप्शन खरीद कर 9,400 का एक कॉल ऑप्शन बेचा जा सकता है। जरा किरण जी की मदद ले लीजिए और किरण जी से पूछ लीजिए कि इस वक्त 9,200 वाला कितने में चल रहा है और 9,400 वाला कितने में चल रहा है, ताकि एक आपके लिए स्ट्रेटेजी प्रॉपर बन सके। किरण जी बताइए। अनिल जी, मुझे प्रीमियम देखने के लिए 1 मिनट लगेगा, पर स्ट्रैटेजी एकदम सही है। अगर हम डेटा देखते हैं तो इधर से मुझे लगता है कि 9,300 9,400 ये अल्टीमेट बैरियर है। तो अभी अगर बाय करते हैं और ऊपर का बेचते हैं तो प्रीमियम आपको एडवांटेज देता नजर आएगा। तो स्ट्रैटेजी ठीक है, मैं प्रीमियम 1 मिनट में बताता हूँ। और जो लोग दीप, जो थोड़े से कम रिस्क लेने वाले लोग हैं, वो 9,300 का कॉल ऑप्शन लेकर 9,500 का भी बेच सकते हैं। वहां पर आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, मुनाफा भी कम बनेगा। तो सिंपल चीज है, 9,200 का कॉल ऑप्शन खरीदिए, 9,400 का बेचिए। ये आपके लिए कल के लिए स्ट्रेटजी हो जाएगी। तो ये एक सिंपल स्ट्रेटजी है। ये निफ्टी का जहां तक सवाल है। अब आइए बैंक निफ्टी, 19,750 यहां पर बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिख रहा है। मतलब बंद तो क्या, मतलब यहां पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मेरे लिए 20,000 के ऊपर जब बैंक निफ्टी बंद होगा तो एक अच्छा संकेत और देगा 20,500 20,700 की तरफ जाने का। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस बैंक निफ्टी में कम है। तेजी करने के लिए मैं निफ्टी ही प्रीफर करूंगा। तो कल के लिए मेरे लिए सिंपल है, निफ्टी वाली स्ट्रेटेजी ज्यादा ठीक है, वो बेहतर होगा बजाय बैंक निफ्टी के। तो मैं निफ्टी की स्ट्रेटेजी प्रीफर करूंगा और निफ्टी पर ही ट्रेड करना ज्यादा ठीक है। तो 9,200 वाला कॉल ऑप्शन डीप अभी मिल रहा है 70 रुपए में, और 9,400 वाला कॉल ऑप्शन 15 रुपए के आसपास, 16 रुपए के आसपास, 15 मान लीजिए। तो ये आपकी 55 रुपए में स्ट्रेटेजी बन गई। तो मैक्सिमम लॉस आपका 55 रुपीज का ही हो सकता है। उसमें भी आप है ना 25 रुपए का स्टॉप लॉस रख लीजिए, यानी कि आपका लॉस कितना हो गया, 30 रुपए का। और अगर 9,400 तक निफ्टी पहुंचा या 9,325 तक भी पहुंचा, तब भी आपके इसका दाम 100 रुपए तो हो जाएगा। तो 25 रुपए की रिस्क है और 50 रुपए के आसपास का मुनाफा, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए बन जाएगा। बस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। और एक चीज कहना चाहता हूँ दीप, एक चीज माफ कीजिएगा दीप, एक चीज और कहना चाहता हूँ। 2:30 बजे हमने निफ्टी खरीदने की राय दी थी, तो वो निफ्टी खरीदने की जो राय थी, अभी आपको निफ्टी फ्यूचर्स खरीद के नहीं जाना है, उसको ऑप्शंस में कन्वर्ट कर लीजिए। ओवरनाइट पोजीशन फ्यूचर्स में मत रखिए, ऑप्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। डे हाई पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, 9,209 का हाई बनाया, अभी भी 9,200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आप नुकसान में नहीं है, जहां रिकमेंड किया था उससे ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो बेहतर ये है कि आप है ना उसको क्लियर कट इसमें कन्वर्ट कर लीजिए ऑप्शन में, बजाय इसके सीधा फ्यूचर रखें। ओके, ठीक है सर। तो आपने कहा भी था सर उस समय कि अब जो निफ्टी फ्यूचर्स की राय है, अब उसे ऑप्शन में कन्वर्ट कर लिया और ये एक स्प्रेड सर ने बना दिया है आपके लिए। 9,200 का कॉल खरीदना है और 9,400 का कॉल आपको बेचना है। पर बाजार का एक्शन आज हमने भरपूर देखा है। एक दो और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं इससे पहले कि हम क्लोजिंग में आए। बस क्लोजिंग के लिए 2-3 मिनट ही बाकी हैं, तो उससे पहले देख लेते हैं किधर और एक्शन आ रहा है। LIC हाउसिंग फाइनेंस, वागले साहब इधर एक ब्रेकआउट आया, जिस तरह से हम बाकी NBFCs की बात कर रहे हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस पर सर कोई ट्रेड है? 268 में ये अटक सकता है, तो मैं पास कर दूंगा। दीपांशु, मेरे पास एक लास्ट मिनट BTST है, अगर आप मुझे इजाजत दे तो। ओके, ये है आपके लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस पर खरीदारी की राय, 265 पर है। वागले जी के पास, जी वागले जी सॉरी, मेरे को सुनाई नहीं दिया। BTST कॉल बिगुल बजाते हैं वागले जी के लिए। मुथूट फाइनेंस में एक ब्रेकआउट आ रहा है 760 के ऊपर। मैं पूरे दिन से वेट कर रहा था, जैसे ये 760 के ऊपर निकला एक कॉल एक्टिवेट हो गया। अभी लास्ट 2 मिनट है, अभी ले चले कल के लिए। मुझे एक 775 का मेरा कल का टारगेट होगा और मेरा स्टॉप लॉस 755 का होगा। 5 रुपए रिस्क, 15 रुपए रिवॉर्ड, टाइम फ्रेम कल के दिन का। ओके, 755 का आप सॉरी 765। वागले जी एक बार फिर से बता देंगे सर, 761 पर स्टॉक है, क्या टारगेट है, क्या स्टॉप लॉस? 755 का स्टॉप लॉस, 775 का टारगेट।
ओके 755 का टॉप स्टॉप लॉस और 775 का टारगेट, ये है आपके लिए मुथूट फाइनेंस खरीदारी की राय। 760-61 पर इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आखिरी 1.5 मिनट है आज के ट्रेड का, एक बार देख लेते हैं कि किस तरह का आज का बाजार का एक्शन रहा है। भरपूर एक्शन आज हमने देखा है। 9200 के जस्ट नीचे बाजार बंद होते दिख रहे हैं, पर आखिरी घंटे में जबरदस्त तेजी आई है कुछ स्टॉक्स में। जी एंटरटेनमेंट का स्टॉक देखिए 20% का अपर सर्किट लगा है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखिए तो आज 10% का सर्किट लगा था और 10% के आसपास गेन्स के साथ ही क्लोज हो रहा है। 1800 के ऊपर अच्छी गेन्स आई हैं। एशियन पेंट्स में 5% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद होता हुआ दिख रहा है। इंडसइंड बैंक ने आज अच्छी दौड़ लगाई है, साथ ही एक्सिस बैंक और एसबीआई ने भी इस स्टॉक को सपोर्ट किया है। सारे के सारे एफएमसीजी स्टॉक्स एक बार फिर से एक्शन में थे। नेस्ले, ब्रिटानिया, HUL और आज सुबह कोलगेट पर भी राय दी थी कुणाल जी ने, तो वहां पर भी अच्छा एक्शन आपने देखा। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में खरीदारी थी। ऑटो स्टॉक्स एक बार अच्छा रिबाउंड है। भसीन साहब की पिक। हीरो मोटोकॉर्प में अच्छा एक्शन था। बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, इन सभी स्टॉक्स में आपने बढ़िया एक्शन देखा है। M&M भी अच्छे दौड़ लगाता हुआ दिखा। प्रेशर आया आज ONGC पर, अनिल जी ने बिकवाली की राय दी थी और 61 तक ये स्टॉक गया था। तीनों टारगेट्स वहां पर आए। वेदांता, L&T, सिप्ला में हल्का सा ब्रेकडाउन और पावर ग्रिड, बस यही 5 स्टॉक्स हैं जो नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज हुआ और HDFC लिमिटेड एक पार्ट क्लोज हुआ। बाकी सारे स्टॉक्स में आपने बढ़िया एक्शन देखा है। वायदा कारोबार की बात करें तो बढ़िया एक्शन यहां पर भी कई सारे स्टॉक्स ने आज आपको दिखाया है। सारे के सारे NBFC तो एक्शन में थे ही। इसके साथ हमने देखा कि मूव आया अमर राजा बैटरीज पर। ACC अपने अर्निंग्स के दौर पर यहाँ पर आपने बढ़िया एक्शन आज देखा। साथ ही सपोर्ट इसको मिला मुथूट फाइनेंस, जिस पर बागले जी ने अभी कॉल दिया। चोला इन्वेस्टमेंट्स, मैरिको पर अच्छा मूव आया। बंसल साहब इसके बारे में बात कर रहे थे। पिडिलाइट जो सिमी जी और एक कंसेंसस कॉल आया हमारी तरफ से चार्ट कॉर्नर में। अपोलो टायर्स, टोरेंट फार्मा, SRF, JSPL, तो इन सभी स्टॉक्स ने आज अच्छी दौड़ लगाई। देखते हैं कि ये मोमेंटम आगे कैरी फॉरवर्ड होता है कि नहीं। बट किरण जी, जो अनिल जी भी अभी स्ट्रैटेजी दे रहे थे, एक व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी, कल जो एक्सपायरी का सेशन है, कहाँ ज्यादा आपको एक्शन देखने को मिलेगा कल के ट्रेड के हिसाब से? नहीं, मेरा मानना है कि अनिल जी का जो व्यू है मैं उसके साथ ही जाना चाहूंगा। जो परसों का एक ब्रेकडाउन देखा था, बहुत बड़े गैप के साथ नीचे आए थे, उधर से शॉर्ट बिल्टअप चालू हो गया कल दिन भर और आज एक्सपेक्टेशन था कि और नीचे जाएगा और उसके चलते हम जब 9000 के ऊपर चलना ट्रेड करना चालू किए तो अभी भी शॉर्ट पोजीशंस बाजार में है। मुझे नहीं लगता सारे के सारे कवर हो गए और रिलायंस ही फर्स्ट हाफ में ऐसा काउंटर था जो कि पॉजिटिव था, बाकी सारे नेगेटिव थे और सेकंड हाफ में बाकी के स्टॉक्स पॉजिटिव में आने चालू हो गए। तो कई स्टॉक्स हमने देखे आज दिन भर ब्रेकआउट के कगार पे। कल का दिन बहुत ही फायरवर्क्स वाला रहना चाहिए और मेरा मानना है कि 9300 के ऊपर के लेवल्स या उसके आसपास के लेवल्स की क्लोजिंग देखने को मिलेगी। तो इधर से हेडरूम है, नीचे अच्छा सपोर्ट है। तो मेरा मानना है कि शॉर्ट कवरिंग के चलते और ग्लोबल के संकेत के चलते मुझे लगता है 9300 और उसके ऊपर के लेवल्स कल के सत्र में देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, देखते हैं कल कैसी एक्सपायरी रहती है। पर हाँ, अब बहुत ही बढ़िया सेशन रहा आज का एक्सपायरी से पहले। रिलायंस का तो पार्टिसिपेशन था बट मार्केट ब्रेथ काफी स्ट्रांग रही। 45 निफ्टी स्टॉक्स पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज किए और फाइनेंशियल स्टॉक्स में भी आज अच्छा रिबाउंड आया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए किरण जी, साथ ही आशीष कुकरेजा साहब, राकेश जी, कुणाल जी, वागले साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी सिमी जी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी राय शेयर करने के लिए।